मैंने पागान की इस धरती पर हजारों साल राज किया है और तुम चाहते हो कि मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे लिए खदान खोदने का औजार बना रहा हूँ? सपना देख रहे हो? आखिरकार आजाद हो गया। अरे नहीं, कोई जान देने जा रहा है। हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। मैं तो बस गांव लौटकर किसी तरह पेट पालना चाहता था। अभी तो गांव का दरवाजा भी नहीं देखा। क्या आज यहीं मर जाऊं और भटकती आत्मा बन जाऊं? मुझे मंजूर नहीं, सच में मंजूर नहीं। मैंने अभी तक इंसान जैसा जीना भी शुरू नहीं किया। हे नश्वर, तू खुद मुश्किल से जिंदा है, फिर भी मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तेरे दिल में सचमुच भलाई है। यहाँ के सारे जेड पत्थर मैंने अनगिनत वर्षों में अपनी दिव्य शक्ति से रचे हैं। साधारण इंसानी आंखें इनका असली रूप नहीं देख सकती। केवल यह दिव्य नेत्र ही संसार की हर छिपी चमक पहचान सकता है। क्या? रोशनी को मार्ग बना, पत्थर को 3 सांसों तक छू, फिर उसका भेद खुद ब खुद खुल जाएगा। तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तू बस एक मामूली नश्वर है, मेरे लिए क्या कर सकेगा? मैं तुझे यह दिव्य नेत्र सिर्फ आज तेरी उस नेकी का बदला चुकाने के लिए दे रहा हूँ जब तूने जान की परवाह नहीं की। याद रख, संतोष में ही अपमान नहीं होता। लालच को खुद पर हावी मत होने देना। अब अपनी किस्मत खुद संभालना। अरे तुम जाओ मत, बात साफ साफ तो बताओ, कौन सा दिव्य नेत्र? मेरी जान तो सच में बड़ी सख्त निकली। यमराज ने भी नहीं लिया। चमक रहा है। यह पत्थर तो देखने में बिल्कुल साधारण लगा है। मैं पत्थर के अंदर का रूप सीधे देख सकता हूं। ऐसी ताकत मिल गई है तो अब पैसे कमाने का क्या डर? अरे वाह, सच में जेड है। यह तो सबसे उम्दा बर्मा पीले जेड का कच्चा दाना है। बस कुछ टुकड़े ही ले जाऊं तो आधे महीने से ज्यादा का खाने पीने का खर्च निकल आएगा। ऊपर वाले ने मुझ पर बड़ी मेहर की है। मालिक ने जो पैसे मुझ पर बाकी रखे हैं, आज इस नदी से मूल समेत ब्याज भी वसूल कर लूंगा। इस दिव्य नेत्र की रोशनी बस इतना बताती है कि यहाँ माल है, लेकिन अंदर सच में कीमती बर्मा पीला जेड है या बिल्कुल बेकार पत्थर, ये पक्का जानने के लिए मुझे उस पर हाथ पूरे 3 सेकंड रखना पड़ता है। और अगर बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा छू लूं तो आंखें ऐसे जलने लगती हैं जैसे सुई चुभ रही हो, गर्म भी पड़ती हैं और दर्द भी करती हैं। ये अच्छा है, इसमें चिकनाहट भरपूर है। ये वाला भी बढ़िया है, जरा सा भी रुई जैसा धब्बा या दरार नहीं। ये तो बड़ा भारी टुकड़ा है, इससे अच्छा खासा बड़ा पीस निकलेगा। अमीर बनने की पहली शर्त यही है कि पहले खुद को इनके नीचे दबकर मरने से बचाऊं। इस गांव में पत्थर खरीदने वाली बस वही एक दुकान है जो विधवा चेन चलाती है। पहले वहीं जाकर भाव ताव टटोलता हूं, देखूं कितनी गुंजाइश है। और इस नदी किनारे बचे हुए खजाने को जब मैं बड़ा सामान लेकर आऊंगा, अगली बार सब एक ही बार में समेट लूंगा। छोटी चेन बहन, जरा मेरा ये टुकड़ा देखो, कितना चिकना और दमदार है। इसे पाने के लिए मैं 3 दिन पहाड़ों में भटका हूं, तलवे तक छिल गए। 3 दिन भाग दौड़ करके तू बस ये कूड़ा उठा लाया? रुई जैसे दाग भरे पड़े हैं और दरारें भी तेरे मुंह की तरह फटी हुई हैं। आजकल बर्मा पीला जेड मिलना बड़ा मुश्किल है। यह बहुत दुर्लभ माल है। आसपास 10 गांव छान मारो, मेरे जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर इतना ही दुर्लभ है तो खुद ही पूजा करके रख ले, मुझे बेवकूफ बनाने मत आ। अरे वाह लिन फेंग छोटे भैया, इतनी सुबह सुबह बहन के पास खेलने कैसे चले आए? चैन दीदी, मैं माल बेचने आया हूँ। माल बेचने। शहर में टिक न पाया एक गरीब छोकरा, उसे तो शायद जेड और कंकड़ में भी फर्क ना पता हो। ऐसा क्या बढ़िया माल उठा लाया होगा? जरा कम भौंक, तेरी आवाज से मेरे कान दुख रहे हैं। और तू भी इतने दिनों से लौटा नहीं, मेरी याद आई या नहीं? निकाल तो सही, अपनी चेन दीदी को भी अपना बढ़िया माल दिखा। चेन दीदी, मेरे इस उम्दा बर्मा पीले जेड के माल का क्या भाव दोगी? पूरी एक बोरी बर्मा पीला जेड? क्या तूने जमीन खोद डाली? ये बर्मा पीला जेड है? देखने में तो बस साधारण कंकड़ पत्थर जैसा ही लग रहा है। मैंने पहले ही कहा था, ये तो कूड़े का ढेर है और तू इसे बर्मा पीला जेड बता रहा है। क्या हम दोनों बेवकूफ हैं? तुम लोगों को दिख नहीं रहा, मैं इसका मुंह खोलकर दिखाता हूँ। तुझे काटना आता है, पर ध्यान रहे कहीं खराब मत कर देना। हाँ, तोड़ कर देख। अगर अंदर जेड ना निकला तो ये बोरी उठाकर घर जा और माँ को दिखा। अरे बाप रे, ये चमक, ये महीनपन। छोटे लिन, ये तू कहाँ से उठा लाया? नदी किनारे से। तुम बस दाम बताओ, एक टुकड़ा खुल गया तो उससे क्या साबित होता है? हो सकता है बस यही एक निकला हो। तो लो, मैं कुछ और खोलकर दिखा देता हूँ, तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी। बस और मत तोड़, तेरे हाथ बड़े कीमती हैं। एक भी टुकड़ा खराब हुआ तो मेरा दिल दुखेगा। छोटे लिन, तेरी यह नजर और हाथ की पकड़ अगर मेरे पास रहे तो मैं तुझे सिर आंखों पर रखूं। चैन दीदी, तुम कितना दोगी? पहले तो लो, मैं सबसे ऊंचा भाव दूंगी 50 युआन किलो। किसी और के पास मत जाना, कोई तुझे मेरी तरह अहमियत नहीं देगा। 62.9 किलो है, मैं गोल करके तुझे 3200 दे देती हूँ। फिर यह मत कहना कि दीदी ने तेरा ख्याल नहीं रखा। छोटे लिन, आगे से अच्छा माल पहले दीदी के पास लाना, सुना? इतनी भारी बोरी पत्थरों की तू उठा लाया, मानना पड़ेगा, जवान शरीर है। यह मैंने अपने भाई के लिए नए कपड़े खरीदे थे, पर डिजाइन उसमें कुछ ज्यादा ही नया लगेगा, तुझ पर ज्यादा जंचेगा। शुक्रिया चैन दीदी, मैं चलता हूँ। छोटी चेन बहन, जरा मेरा ये टुकड़ा फिर देखो, अभी रोशनी ठीक नहीं थी। देखो तो कितना बड़ा है। बड़ा? पहले अपना देख, फिर लिन फेंक का देख। फिर भी तू अपने को बड़ा कह रहा है। उठा अपना छोटा सा पुराना दाना और घर जा।
3,200 बस आधे दिन में मैंने शहर में 1 महीने की कमाई निकाल ली। अगर पागान की खदान के भीतर तक पहुंच गया तो वहां के असली बेहतरीन जेड की कीमत कितनी होगी। यह दिव्य नेत्र असीमित नहीं है, अभी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो आंखें सूज सी रही हैं और सिर भी चकरा रहा है। उस देवता ने सही कहा था, ज्यादा इस्तेमाल किया तो जान ले लेगा। कल फिर जाकर थोड़ा और चुनूंगा, पैसे जोड़ने हैं, बड़ा सामान खरीदना है, फाकान तक जाना है। कल ही ये हुनर मिला है, अभी ठीक से इस्तेमाल भी नहीं आता, पता नहीं कितने खजाने छूट गए। आज मैं जरूर कमाल करके दिखाऊंगा। अफेंग, सच में तुम ही हो? कल गांव वालों से सुना था कि तुम लौट आए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। पहले से एक खबर भी नहीं दी। भाभी, शहर की वो रोजी रोटी अब मुझसे नहीं खाई जाती, इसलिए वापस आकर पत्थर चुनकर थोड़ा पैसा कमाऊंगा। अरे, ये बच्चा तो सच में बड़ा हो गया, मैं तो अभी पहचान ही नहीं पाई। लौट आए, अच्छा ही किया। बस टिकर रहो, तुम में काबिलियत है, कहीं भी रहो, अच्छी जिंदगी जी लोगे। भाभी की जिंदगी आसान नहीं रही। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरा भाई पहाड़ पर खनन करते हुए दब गया। तब से बिल्कुल अकेली है। गांव में न जाने कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी, फिर भी मेरे साथ हमेशा इतना अच्छा बर्ताव किया। ये साल कैसे काटे होंगे पता नहीं। अब जब भाई नहीं है और मैं लौट आया हूँ तो मुझे भाभी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। भाई की जगह उनकी देखभाल करूंगा, अब किसी को उन्हें सताने नहीं दूंगा। बाहर ठीक से खाना नहीं मिलता था ना? आज रात मेरे घर आना, मैं तुम्हारे लिए होंगशाओ पोर्क बनाऊंगी। बचपन में तुम्हें सबसे ज्यादा यही पसंद था, तुम्हारे लौटने की खुशी में खिलाऊंगी। वाह, बहुत बढ़िया, कब से मन कर रहा था ये खाने का। बाहर चाहे जैसा भी बने, मेरे हाथ जैसा स्वाद कहाँ। मैं आज रात जरूर आऊंगा। ठीक है। मैं ना अब पहले जैसी तंदुरुस्त नहीं रही, बस यहाँ आकर कुछ ठीक ठाक छोटे पत्थर चुन लेती हूँ, उन्हें घर ले जाकर घिसकर सजावटी चीजें बनाती हूँ। गुजारा ठीक चल रहा है। भाभी, ये मत उठाइए, हम उधर चलते हैं, वहाँ जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। उस ढेर को तो लोग कब का छान मार चुके हैं, पत्थर की धूल तक खुरच कर ले गए। भाभी, एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, मान लीजिए आज मेरी किस्मत अच्छी है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। चलो किस्मत आजमाते हैं। लिन फंग बचपन से ही अपने मन का पक्का रहा है। हो सकता है उसे ज्यादा समझ न हो, लेकिन अभी अभी शुरू किया है। उत्साह तो है, उसका मन मत तोड़ो। अरे सच में कुछ निकला है, ये तो हुआमियन पत्थर है। ये कीमती है, इस क्वालिटी का तो कम से कम 35 युआन किलो बिकेगा। ये लड़का भी ना इतना अच्छा सामान खुद रखने के बजाय सब मुझे दे दिया। उसका भाई भी चला गया और इस बच्चे का बचपन से ठीक से ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। अब जब लौट आया है, मैं इसे खूब प्यार दूंगी। भाभी, आप काम निपटा लें तो पहले घर लौट जाइए, मैं जरा ऊपर धारा की तरफ देखकर आता हूँ। शाम को मिलते हैं। ऊपर पानी का बहाव बहुत तेज है, उधर मत जाओ, खतरा है। चिंता मत कीजिए भाभी, मैं गहरे पानी में नहीं उतरूंगा। आज रात आपका होंगशाओ पोर्क खाने जरूर आऊंगा। रात के खाने पर जरूर आना, नहीं आए तो मैं नदी में उतरकर तुम्हें ढूंढ लाऊंगी। आऊंगा, पक्का आऊंगा। अब आगे मुझे अपना असली काम करना है। कल उस जगह पर अभी भी बहुत अच्छा माल बचा था, आज चुन चुन कर बढ़िया क्वालिटी का उठाऊंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। लड़के, बेकार मेहनत मत कर। इस हिस्से को लोग 10 साल से उलट पलट कर चुके हैं। जो निकलना था कब का निकल चुका। वांग चाचा, मैं बस यूं ही देख रहा हूँ। यूं ही देखते देखते भी जान जा सकती है। नदी का शांत मोड़ ऊपर से भले ठहरा हुआ लगे, नीचे बहुत गड्ढे हैं। जान पत्थरों से ज्यादा कीमती होती है। मैं याद रखूंगा। तुम जवान लोग ना बस दांव लगाने को तैयार रहते हो। दूसरों को यहाँ बस साधारण पत्थर दिखते हैं, मुझे तो नीचे चमकते हुए रोजी रोटी के कटोरे दिख रहे हैं। ये हाई आइस ग्रेड की पानी से घिसी हुई कच्ची कंकरी है, ये कोई मामूली बर्मी पीला पत्थर नहीं है। चमक है और नीली भी। बेहतरीन आइस ग्रेड जेडाइट है, न रुई जैसी धुंध न कोई दरार, पानी की तरह साफ। इसकी एक एक डली ही कई 10,000 की होगी। आज तो सच में किस्मत खुल गई। विधवा चेन इसे खरीद नहीं पाएगी, शहर के बड़े जौहरी को ढूंढना पड़ेगा। चलो गांव के मुहाने पर किस्मत आजमाता हूं। मेरे नेकलेस के लिए आइस ग्रेड वाला माल कहाँ है? मैंने 1 महीने पहले ऑर्डर दिया था और अब तुम कह रहे हो कि माल नहीं है। मेरी माँ का जन्मोत्सव का भोज बस 1 हफ्ते बाद है। वांग साहब, कच्चा माल इन 2 दिनों में अचानक रुक गया, हम इंतजाम कर रहे हैं। मुझसे बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूँ। उसी दर्जे का माल नहीं ला पाए तो तुम्हारी मांची ज्वेलरी को सिर्फ 1 करोड़ का हर्जाना ही नहीं भरना पड़ेगा, और ऊपर से आगे इस ज्वेलरी जगत में टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। वांग साहब, मैं मांची ज्वेलरी की सीईओ शेन मांची बोल रही हूँ। आपकी स्थिति मुझे समझ आ गई है, गलती हमारी है। आप निश्चिंत रहें, 3 दिनों के भीतर सबसे बढ़िया आइस ग्रेड माल आपके सामने होगा। अगर न कर पाई तो मैं खुद 1 करोड़ लेकर आपके घर आकर माफी मांगूंगी। बेहतर होगा कि अपनी बात निभाओ, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। शेन मैडम, इस बार सच में मुश्किल है। आसपास के सभी सप्लायरों से पूछ लिया, लेकिन वांग साहब जैसी क्वालिटी चाहते हैं वैसा सच में कहीं नहीं है। मुश्किल है तो भी हल निकालना ही होगा। नानकान गांव जाओ, वहाँ नदी अक्सर कच्चे कंकड़ बहाकर लाती है। तुरंत लियोजी से संपर्क करो, ऊंचे दाम देकर आइस ग्रेड माल खरीदो। जितना मिले मुझे सब चाहिए जी। और हाँ, कोई और अच्छा माल मिले तो वो भी खरीद लो। इन दिनों हर तरह के माल की कमी है, जो भी मिल जाए उसे प्रोसेस करके आगे बेचेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। मैं खुद भी वहाँ होकर आती हूँ। गाड़ी तैयार करो। हमारी कंपनी की किस्मत अब इसी एक दांव पे टिकी है। लियोजी, शेन मैडम को आइस ग्रेड जेराइट कच्चा माल चाहिए। ये काम तुम संभालो, दाम की चिंता मत करो। और कोई और अच्छा माल हो तो वो भी ले लो, जैसा ठीक समझो वैसा करो। फिक्र मत कीजिए, नानकान गांव के इस पूरे इलाके में मेरी चलती है। माल होगा तो सबसे पहले मुझे ही खबर होगी। आइस ग्रेड, मैं उसे कहां से खोद लाऊं?
आइस ग्रेड तो दूर, हाई आइस का दर्शन हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। ये आइस ग्रेड जेडाइट का कच्चा माल बहुत कीमती है, इसे यूं ही सामने रखना दिखावा लगेगा, कहीं मुसीबत ना बुला ले। कुछ दिन रुककर शहर में बेचूंगा। श्याओलिन, आज तुम पर किस धन देवता की कृपा हुई है? ये चमक, ये पारदर्शिता जैसे नदी में उकर निकला हो। ऐसी एक टोकरी बेच दी तो माला माल हो जाओगे। ऐसे छोटे कच्चे दाने शहर वाले छीनने को तैयार रहते हैं, इन्हें सस्ते में मत बेचना। लेकिन बड़े खरीदार का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, पता नहीं तुम्हें कितना इंतजार करना पड़े। मुझे पता है, सस्ते में नहीं बेचूंगा। सच में बढ़िया माल है। ये लड़का इसे कहां से ले आया? शेन मैडम की तरफ से पैसे भी खुलकर मिलते हैं। ये लड़का शायद ज्यादा समझदार नहीं है, मैं तो इसमें अच्छी खासी दलाली मार लूंगा। देखने में अच्छा लगने से क्या होगा, इस तरह का पानी से घिसा माल सबसे ज्यादा फटता है, फट गया तो बेकार। ऐसा करो भाई, तुम्हें नहीं ठग रहा, 500 रुपए प्रति ग्राम में मैं सब ले लेता हूँ। 500 में किसे टरका रहे हो, भिखारी समझ रखा है क्या? श्याओलिन, ज्यादा अकड़ मत दिखा, तुम्हारा ये माल धूप लगते ही सूख जाएगा। एक दरार पड़ गई तो आधे दाम में भी कोई नहीं लेगा। मैं अभी तुम्हारा माल उठा रहा हूँ, यही तुम्हें बचा रहा हूँ। 2000 प्रति ग्राम से कम में नहीं बेचूंगा। अभिंग, 2000 प्रति ग्राम तो बहुत ज्यादा है। लियो जी को नाराज करके कोई फायदा नहीं। तुम अभी अभी लौटे हो, यहाँ के नियम नहीं जानते। पहले बेच दो फिर देखेंगे। मैं नियम जानता हूँ। नियम ये है कि जो मुझे बेवकूफ समझेगा मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। 2000 प्रति ग्राम? पागल हो गए हो क्या? नानकान गांव में अगर मैं तुम्हें बेचने न दूं तो तुम एक टुकड़ा भी नहीं बेच पाओगे। करके देख लो, आज नहीं बिका तो मैं और इंतजार कर लूंगा। ऐसा माल मैं फिर भी जाकर चुन सकता हूँ, लेकिन ली योजी की ऐसी गुंडागर्दी के आगे मैं हरगिज नहीं झुकूंगा। मैं लिनफेंग अब जब काबिल हो गया हूँ तो नानकान गांव के इन वाहियात नियमों को बदल कर रहूंगा। मत खरीदो, उसके पत्थर रंगे हुए नकली माल है, जो खरीदेगा वही बेवकूफ बनेगा। मेरी राह रोकने की हिम्मत है तुम्हारी। ठीक है, आज देख लेते हैं कि इसमें ज्यादा दम है। आप हैं, बेच दो ना उसे। वो बड़ी कंपनी का खरीदार है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। पैसे हाथ में आ जाएं, वही सबसे ठीक है। अगर हर बार हारकर मुझे घुटने टेकने हैं तो फिर मैं जिंदगी भर कभी खड़ा ही ना हो पाऊंगा। चलो मैं और बढ़ा देता हूँ, 600 प्रति ग्राम। अब तो ठीक है ना? नहीं बेचूंगा। आज मुझे नहीं बेचा तो आगे से कोई ग्राहक तुम्हारा एक कंकड़ तक नहीं देख पाएगा। शेन साहिबा, आप खुद कैसे आ गई? मैं तो आपके लिए हर जगह अच्छे पत्थर ढूंढ रहा था। ढूंढ रहे थे? कहाँ ढूंढ रहे थे? ये कच्चा माल चमकदार और पारदर्शी है, इसकी नमी और साफपन भी बेहतरीन है। ऐसा अच्छा माल नसीब से ही मिलता है, और यहाँ तो लगभग पूरी टोकरी इसी दर्जे की है। आज आना सच में सही रहा। तुम्हारा है? तुम्हारा नाम क्या है? लिनफेंग। लगता है तुम हमेशा मेहनत मजदूरी करते रहे हो। ये छाती, एब्स, जांघों की मांसपेशियां, बदन तो कमाल का है, और ये चेहरा। ये मुझे यूं लगातार घूर क्यों रही है? ये माल कहाँ से आया मैं नहीं पूछूंगी। तुम इसे कितने प्रति ग्राम बेचना चाहते हो? शेन साहिबा, ये तो हद कर रहा है, 2000 प्रति ग्राम मांग रहा है। महंगा? इस क्वालिटी के हाई आइस ग्रेड कच्चे माल के लिए लिनफेंग ने जो दाम लगाए हैं वो तो काफी संभल कर लगाए हैं। शहर के बड़े ब्रांड उनको बेचे तो वे 3000 प्रति ग्राम में भी ले लेंगे। जो बीच के ये 1000 कम पड़ रहे हैं, बस उसकी वजह उसकी कम उम्र और अनुभव की कमी है। लेकिन मेरे लिए तो जवान होना अच्छी बात है। हाँ, श्याओलिन का दाम सच में थोड़ा ज्यादा है। मैडम, यहाँ से मत खरीदिए, उसके माल पर रंग चढ़ाया गया है। आजकल के लड़के पैसे कमाने के लिए बस टेढ़े मेढ़े रास्ते सोचते हैं, ईमानदारी से मेहनत करना नहीं चाहते। चलिए मैडम, अगली दुकान देखते हैं। 1800 प्रति ग्राम, यही अभी बाजार भाव की ऊपरी हद है। सुना ना, शेन साहिबा भी सिर्फ 1800 दे रही हैं। अब भी नहीं बेचोगे? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आज मैं ये बेइज्जती निगल नहीं सकता। ली योजी का वो घटिया विजयी चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। अगर वो 2000 में नहीं लेती तो समझो मेरी इस टोकरी के खजाने से उसका नसीब नहीं है। हाथ में सड़ जाए फिर भी ली योजी को कामयाब नहीं होने दूंगा। 2000 प्रति ग्राम से कम में नहीं बेचूंगा। ठीक है, 2000 प्रति ग्राम में मैं सब लेती हूँ। श्याओ यांग, इस डिब्बे का माल एक एक दाना चुनकर अलग करो। जो क्वालिटी में अच्छा ना हो वो मुझे नहीं चाहिए। चुन लेने के बाद तौल लेना। ऐसे हाई एंड माल की ढुलाई में सबसे ज्यादा डर टक्कर लगने का होता है। बबल रैप, फोम बॉक्स, स्पंज, कुछ भी ठीक से न हुआ तो इसकी कीमत आधी रह जाएगी। पहली बार ऐसा माल बेच रहा हूँ, इतनी बारीकी से सोचा नहीं था। पहली बार में ही लोगों से ऐसे भिड़ गए और 2000 प्रति ग्राम पर अड़े रहे। हिम्मत तो कम नहीं है तुम्हारी, बस दिमाग में थोड़ा अनुभव कम है। चाचा, आपके पास क्या कुछ फोम के डिब्बे हैं? मुझे कुछ उधार दे दीजिए, मैं पूरे पैसे दूंगा। मेरे घर नहीं है, तुम किसी और से पूछो। इतने ऊंचे दाम पर बेच रहे हो, ये छोटा सा काम भी नहीं संभल रहा क्या? अभी तो दाढ़ी मूछ भी ढंग से नहीं निकली और आते ही मुझसे ज्यादा कमाने लगा, जो मैं इतने सालों में भी नहीं कमा पाया। बस किस्मत अच्छी है इसकी। अब मेरे बिना कमा कर दिखाए, अच्छा हो सारा माल बिका ही न जाए। काका, आपके पास क्या अभी भी कुछ पैकिंग का सामान है? मैं आपको 2 गुने पैसे दूंगा। अगर तुमने इसे सामान उधार दिया तो आगे इस गांव में जेड का धंधा करने का सोचो भी मत। मैं लियो जी एक बात कह दूं तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद करना मेरे लिए बेहद आसान है। आज माल नहीं है। श्याओलिन, मुझे मुश्किल में मत डालो। क्या आज सच में मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? तुम लोग उससे डरते हो तो फिर भुगतो भी, जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। नहीं मिला? मिल जाएगा, जरा और इंतजार कीजिए। श्याओलिन, अभी सुना कि तुम्हें पैकिंग करनी है। बूढ़े के पास ये सामान पड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे काम आ जाए तो बस 3 युआन दे देना, रस्म भर के लिए। दादाजी, इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है, आप नुकसान मत उठाइए। अरे इसकी क्या कीमत, मैं कबाड़ ढोता हूँ, बहुत देखा है ऐसा। इंसान को जरूरत के वक्त सहारा दे देना वही सबसे कीमती होता है। दादाजी बहुत धन्यवाद। गांव वाले मुझे कमाते देख जलते भी थे और लियोजी को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए मुझसे ऐसे बचते थे जैसे मैं कोई आफत हूँ। आखिर में मदद के लिए आगे आए तो पड़ोस के गांव के माँ दादाजी, ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। 750.69 ग्राम, 2000 प्रति ग्राम के हिसाब से 15,01,380।
शेन साहिबा छुट्टा रहने दीजिए, 15 लाख ही ठीक है। तुम तो काफी सीधे सच्चे निकले। दीदी को तुम पसंद आए हो, ये थोड़ा सा पैसा रखो, दोस्ती करते हैं। शेन साहिबा आपकी दरिया दिली के लिए धन्यवाद। दादाजी ये 5000 आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस 3 युआन कहा था। दादाजी अगर आपका फॉर्म बॉक्स ना होता तो ये सौदा हो ही नहीं पाता। इसे ऐसे समझिए कि अभी आपने जो निवेश किया था ये उसका मुनाफा है। रख लीजिए, अपनी पोती के लिए नए कपड़े खरीद दीजिए। अरे ये कैसे ले लूं? सब उस लियोजी की वजह से हुआ। अगर मैं अभी उसे सामान दे पाता तो ये पैसा मेरा होता। लियोजी, शेन साहिबा तुमने कमीशन खाने के लिए छोटे व्यापारियों को दबाया, बार बार मेरी खरीद में रुकावट डाली और लगभग कंपनी को भारी नुकसान करा दिया। आज से तुम नौकरी से निकाले जाते हो। मानसी ज्वेलरी तुम्हें कभी दोबारा नौकरी पर नहीं रखेगी। शेन साहिबा मैंने इतने साल आपके लिए काम किया है। जो गंदे काम तुमने किए हैं मुझे मजबूर मत करो कि सबके सामने बोल दूं। अफसोस फिर भी बड़े साइज का आइस जेट नहीं मिला। आपको आइस जेट चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास एक टुकड़ा है। शेन साहब चीज यही है। न रेशा न दरार, ये पारदर्शिता, ये चमक, आखिर तुम इसे कहां से उठा लाए? ऐसा बेमिसाल माल। वो बस ननकान नदी के ऊपरी बहाव में किस्मत से मिल गया। मिल गया? तुम्हें पता भी है ये टॉप ग्रेड आइस जेट कितना दुर्लभ होता है? बाजार में इसकी मांग तो है पर इसकी कोई तय कीमत नहीं होती। खजाना है ये। लड़के ये पत्थर मुझे चाहिए, तुम दाम बोलो। इतना बढ़िया टॉप माल जब मैं पहले निर्माण स्थल पर मजदूरी करता था तब इसका नाम तक नहीं सुना। किसी को बेचते देखा तो दूर की बात है। मैं भला क्या जानूं कितना दाम ठीक रहेगा। शेन साहब आप गहनों की दुनिया के बड़े जानकार हैं। मैं तो बस पत्थर बीनने वाला सीधा साधा आदमी हूँ। यहाँ का असली बाजार भाव मुझे नहीं पता। ये चीज कितने की है आप ही कोई ठीक ठाक और इंसाफ वाला दाम लगा दीजिए। चापा दाम ठीक हुआ तो मैं आपको बेच दूंगा। 5 लाख। आज से ये पत्थर मेरा हुआ। 5 लाख बस इस एक पत्थर के लिए? ये पत्थर कहाँ, ये तो सीधा सोने का पहाड़ है। ठीक है सौदा पक्का, मैं अभी पैक कर देता हूँ। शेन साहब इसने तो तुरंत मान लिया। 5 लाख, कहीं हमने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अगर ये माल कटिंग टेबल तक पहुंच गया तो कंपनी के लिए 5 लाख से कहीं ज्यादा कमा देगा। और फिर जो आदमी बार बार इतना बढ़िया माल उठा लाता हो उससे दोस्ती बढ़ाने में ही फायदा है। समझ गया? सच में आ गए। इसमें भी कोई झूठ हो सकता है? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? ये मेरा कार्ड है। आगे तुम्हारे हाथ कोई अच्छा माल लगे, चाहे हाई आइस हो, आइस जेट हो या ग्लास जेट, सबसे पहले मुझसे संपर्क करना। हाँ, और अगर माल न भी हो, सिर्फ मुझसे मिलना हो, तब भी फोन कर सकते हो। आप हैं, हम एक ही गांव के हैं, सब कुछ अकेले मत हजम करो। हाँ, ये बता तो सही किस नदी किनारे मिला? मुझे भी एक बार वहाँ ले चल, मैं भी थोड़ा पैसा बना लूं। हम रोज एक दूसरे से मिलते हैं, तेरे पास कमाई का रास्ता है तो थोड़ा हम लोगों को भी साथ ले चलना चाहिए। अब याद आ गया कि हम एक गांव के हैं। अभी जब लियूजी ने मेरा रास्ता रोका था तब तुम में से कोई आगे क्यों नहीं आया? सीधी बात ये है कि ये बात छिपा रहा है। इसे डर है कि सभी पैसे वाले हो गए तो इसकी ये थोड़ी सी हैसियत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आप हैं, तुम कुछ ज्यादा ही अपनी जड़ें भूल रहे हो। जड़ें भूल रहा हूँ? क्या नहीं, तू इसी गांव में पला बड़ा है, खजाना हाथ लगा और गांव वालों को बताया भी नहीं। इसे अपनी जड़ें भूलना नहीं तो क्या कहेंगे? तुम भी मुझसे जड़ों की बात करने लायक हो। अभी कौन अफवाह उड़ा रहा था कि मेरा पत्थर नकली है? कौन था जो गांव वालों को रोक रहा था कि मुझे फोम का डिब्बा उधार ना दें? जब तुम दूसरों की गर्दन पर पैर रखकर अपना फायदा उठा रहे थे तब अपनी जड़ों की याद नहीं आई? जानना है मुझे ये कैसे मिला? ठीक है, जल देवी ने मुझे रास्ता दिखाया था। तुम लोग भी जाकर उनसे पूछ लो, देखें वो तुमसे बात भी करती हैं या नहीं। आप हैं, तुम आखिर आ ही गए। ब्रेस्ट पोर्क तो लगभग गल ही गया। मुझे तो डर लग रहा था कि बाहर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। तुम भी ना आना था तो आ जाते। इतना सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? लगता है पैसे बहुत जल रहे हैं तुम्हारे पास। भाभी आज मैंने फिर एक सौदा किया है। कितने में? 3-5 हजार में ही तुम इतने खुश हो रहे हो? 20 लाख। कि कितना? कल वाले माल को मिलाकर कुल 20 लाख। कुल 20 लाख? आप हैं, भाभी से मजाक मत करो। 20 लाख सच में पैसे खाते में आ चुके हैं। मैंने जिंदगी में सपने में भी इतने पैसे नहीं देखे। हे भगवान, अगर तुम्हारा भाई आज तुम्हें इस हालत में देखता कितना खुश होता। खुशी अपनी जगह है लेकिन ये सारा पैसा हम खुलकर खर्च भी नहीं कर सकते। जिस साल भैया के साथ हादसा हुआ था, घर चलाने और इधर उधर के हिसाब निपटाने के लिए परिवार पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। आज मैं पहले कुछ घरों में गया और सबसे जरूरी वाले कर्ज चुका दिए। तो तुम्हें सब पता था? गांव के लोगों की जुबान तो चलती ही रहती है, कर्ज जैसी बात छिपाई भी नहीं छती। भाभी इतने सालों से आप अकेले लिन परिवार का बोझ उठाती रही हैं। अब जब मैं कुछ कर सकता हूँ तो आपको कर्ज का बोझ लेकर कैसे सोने दूं? आप हैं, तुम्हारे भाई ने तुम्हें यूं ही प्यार नहीं किया था। शहर में क्या तुमने ढंग से खाना भी नहीं खाया? इतने दुबले हो गए हो कि बस हड्डियां ही बची हैं। भाभी के हाथ का खाना कितना खुशबूदार है। मैं तो ब्रेस्ड पोर्क का स्वाद ही लगभग भूल गया था। अकेले बाहर रहकर न जाने कितनी तकलीफें झेली होंगी। सब बीत गया, अब आगे हम अच्छे से जिएंगे। आप हैं, उस टूटे फूटे सराय में वापस मत जाओ, यहाँ आकर मेरे पास रहो। नहीं, गांव में लोग वैसे ही तरह तरह की बातें बनाते हैं। मैं यहाँ आकर रहने लगा तो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे। मुझे उनकी बातों की नहीं, तुम्हारी चिंता है। तुम अकेले उस टूटे कमरे में रहते हो जहाँ बारिश भी टपकती है, हवा भी घुसती है और देखभाल करने वाला कोई नहीं। और फिर ये घर वैसे भी लिन परिवार का ही है। तुम्हारा भाई अगर होता तो तुम्हें बाहर कभी नहीं रहने देता।
भाभी, क्या तुम मुझसे इसलिए कतराते हो कि मैं विधवा हूँ और तुम्हें लगता है यहाँ रहना अशुभ होगा? भाभी ये आप क्या कह रही हैं? तो फिर वापस आ जाओ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे। बाहर अकेले यूं जूझने से तो अच्छा ही है। ठीक है भाभी, मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। भाभी ने इतने साल बस इसी छोटे से घर को थामे हुए गुजारे हैं, अब आगे उन्हें यूं नहीं जीने दूंगा। अरे लड़के, नया घर बसा रहे हो क्या? पुराना घर ठीक करा रहा हूँ, जो भी देना है जल्दी पहुंचा दो। पहली कमाई दिखने में तो बड़ी लगती है, लेकिन घर का पुराना कर्ज चुकाने के बाद बस इतना ही बचा है। लेकिन कर्ज उतर जाए, घर संवर जाए तो इंसान भी सीना तान कर जी सकता है। आप फेंक, ये सब तुमने खरीदा है? हाँ, अब आगे रहेंगे तो आराम से रहेंगे। तुम भी ना थोड़े पैसे क्या कमाए, इतनी खुली हाथ से खर्च करने लगे। इन सब में कितना पैसा लग गया होगा? कर्ज चुक जाए तब जाकर मन को चैन पड़ता है। जो पैसे बचेंगे उनमें से कुछ घर के लिए ढंग का सामान लेंगे और कुछ मैं गाड़ी खरीदने के लिए रखूंगा। हम अभी संभले हैं, फिर से वही पुराने हालात में नहीं लौट सकते। भाभी, आगे अच्छे दिन बहुत लंबे पड़े हैं। फर्नीचर और घर के सामान का इंतजाम हो जाए तो मैं एक सेकंड हैंड माल ढोने वाली गाड़ी भी लेना चाहता हूँ। इससे मैं नदी के और दूर वाले हिस्सों में पत्थर बीनने जा सकूंगा, आना जाना भी आसान रहेगा। नहीं, नामकान नदी के निचले हिस्से में धारा चाकू जैसी तेज चलती है। हर साल वहाँ लोग मरते हैं। कितना भी पैसा हो, जान देकर नहीं कमाया जाता। भाभी, अब मैं पानी में बहुत माहिर हूँ और फिर मुझे अपनी हद पता है, मैं लापरवाही नहीं करूंगा। तुम्हारे भैया भी तब यही कहते थे कि उन्हें सब समझ है। अफीम, मुझे रोज रोज डर के साए में मत जीने पर मजबूर करो। भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ, बिल्कुल जिद नहीं करूंगा। लेकिन हम सारी उम्र बस इसी छोटे से इलाके में नहीं अटके रह सकते। सच में कीमती जेट तो और गहराई में मेरा इंतजार कर रहे हैं। इन गहरे पहाड़ों में न जाने कितने खजाने मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जरूर अंदर तक जाऊंगा और सबसे कीमती जेट निकाल कर लाऊंगा। बेटा, ये गाड़ी माल भी ढो लेती है और पहाड़ी रास्ते भी झेल जाती है। 80,000, इससे कम सच में नहीं होगा। ठीक है, यही लेता हूँ। गाड़ी हो गई तो मैं सिर्फ नदी किनारे के ये छोटे मोटे टुकड़े ही नहीं बटोरूंगा और दूर की जगहों का और बड़े माल का भी सब एक एक करके हाथ मारूंगा। तू पागल हो गया है क्या? इस जगह भी आने की हिम्मत कर ली? वांग चाचा, फिर मुलाकात हो गई। हंसी मजाक मत कर। इस तेज धारा वाले हिस्से में 10 साल से कोई उतरने की हिम्मत नहीं करता। पिछले साल तो 3 मजदूर पानी में बह गए थे, उनकी लाशें भी पूरी नहीं मिल पाई। तू अभी बच्चा है, यहाँ मरने आया है क्या? आपकी चेतावनी के लिए शुक्रिया। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। पता है, अगर ये नदी समझदारी से चलती तो हर साल लोगों की जान न लेती। दूसरे आने की हिम्मत नहीं करते, वो उनकी बात है, मुझे आना ही होगा। तू तो सच में पैसों के लिए जान पर खेल रहा है। इतना सारा नदी किनारे जो माल मिलता है उसके मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं, बस चखना भर है। अकी का पत्थर, लाल जेड की नसों वाला माल और आइस ग्रेड वाला भी। और इतनी चमकीली बैंगनी आभा भी है। मैंने नीली चमक भी देखी है, आम बैंगनी चमक भी देखी है, लेकिन ये बैंगनी तो ऐसे चमक रही है जैसे पानी तक को आग लगा दे। अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो अब तक का सबसे कीमती माल यही है जो मैंने देखा है। आइस ग्रेड लाल जेड का बड़ा टुकड़ा, खून सी लाल दबावदार बनावट और चमक भी इतनी साफ। इसे बेच दूं तो एक टुकड़ा मेरे पहले बटोरे गए 10 टुकड़ों के बराबर पड़ेगा। संभल कर, ये टुकड़ा आज चाहे मेरे दांत ही क्यों ना टूट जाए, इसे किनारे तक लेकर ही जाऊंगा। आफेंग भैया, वांचिंग, तुम वापस कैसे आ गई? वांचिंग बचपन में हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी और मुझे भैया कहकर सबसे प्यारी आवाज में बुलाती थी। बाद में उसने नाम रोशन किया, कॉलेज में दाखिला लिया। गांव वाले उसका जिक्र करते तो अंगूठा उठाकर तारीफ करते। फिर अब वापस गांव क्यों आ गई? मेरी माँ बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसका खर्च बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे फिलहाल पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ा। सो आंटी बीमार है? हाँ, इन दिनों तो वो बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही है। मैं सोच रही थी कि पहले पढ़ाई से ब्रेक लेकर वापस आ जाऊं, एक तरफ उनकी देखभाल करूं और साथ में पत्थर बीनकर किस्मत आजमाऊं। शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिसे बेचकर पैसे आ जाएं। सो आंटी ने तब मुझे कितनी ही बार गर्म खाना खिलाया था। आज वो बिस्तर पर पड़ी हैं और मैं अगर अनदेखा कर दूं तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं रहूंगा। ये सब मत बीनो, इन पत्थरों की कोई खास कीमत नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। ठीक है, मैं आफिंग भैया की बात मानती हूँ। दूसरों को नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी नहीं मिलेगा। आफिंग भैया, आप अब इतने कमाल के कैसे हो गए? अभी जो पत्थरों की टोकरी थी, देखकर ही लग रहा था कि वो सस्ता माल नहीं है। किस्मत अच्छी है, ऊपर वाले की मेहर है। सच में मुझे मिल भी गया। खूनलाल वाटर ग्रास आइस कैल्सिडनी, वो भी सबसे बढ़िया दर्जे की। वांचिंग, आज तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम हो गया। वांचिंग, मेरी सुनो, पहले इसी टुकड़े को तोड़ो। आफिंग भैया, मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर अच्छा माल हुआ और मेरे हाथ से टूट फूट गया तो?
टूट गया तो मेरी जिम्मेदारी। हम इस छोटे से नुकसान की परवाह नहीं करते। आज ऐसे समझो जैसे तुम्हारे भाई ने तुम्हें थोड़ा सिखा दिया। ये रंग बिल्कुल खून जैसा है और इतनी पारदर्शिता तो डराने वाली है। खून लाल वाटर ग्रास आइस कैल्सिटी, जितनी ज्यादा लाल और पारदर्शी होगी उतनी ही कीमती होगी। आज तुम्हारी माँ के ऑपरेशन का पूरा खर्च निकल आएगा। माँ बच जाएंगी। वांचिंग, पहले पत्थर लाद लेते हैं फिर तुरंत बेचने चलते हैं। पैसा हाथ में आए तभी बात पक्की मानी जाएगी। काम से बाहर गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। 1 महीना? मेरी माँ 1 महीना बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते तक ऑपरेशन तय करना ही होगा। घबराओ मत, चेन विधवा यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पत्थर बिकेंगे नहीं। लेकिन गांव में उसके अलावा ऐसी चीज खरीदने की हिम्मत और किसमें है? मैं शहर की एक बड़ी मालकिन को जानता हूँ। अगर उसे सच में माल की पहचान है तो ये पूरा खेप वो जरूर ले लेगी। सच? सच। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में देर नहीं होने दूंगा। शेन मैडम, कल वाली खेप कटाई के लिए भेज दी गई है, लेकिन स्टॉक फिर से लगभग खत्म हो गया है। वांग साहब वाला ऑर्डर तो बच गया, लेकिन बाकी ग्राहक अभी भी जल्दी मचा रहे हैं। आजकल जेट निकालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। जो मेरे पास आते हैं या तो घटिया माल देकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं या मौके पर ही दाम चढ़ाकर मुझे मोटा शिकार समझते हैं। जी हाँ, वो लिनफेंग अलग है। दिखा तो फटेहाल लड़के जैसा है, लेकिन उसके हाथ का माल मानो किस्मत से बरस रहा हो। अफसोस, पिछली बार मैंने बस अपना कार्ड उसके हाथ में थमा दिया, उसका नंबर लेना ही भूल गई। अफेंग भैया, क्या वो सच में खरीदेगी? अगर उसे माल की पहचान है तो वो जरूर आएगी। कौन? शेन मैडम, मैं लिन फेंग बोल रहा हूँ। अरे बॉस लिन, आखिरकार आपको मेरी याद आ ही गई। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ। शेन मैडम, मेरे हाथ फिर से एक खेप बढ़िया माल लगा है। सीधे मुद्दे पर आओ, क्या माल है? खून लाल जलीय घास वाला बर्फीला कैल्सिडोनी, अगेट पत्थर और मुर्गे खून लाल जेडाइट की टेक्सचर वाली कच्ची सामग्री। कमाल तो तुम ही कर सकते हो। माल कितना है? 2 टोकरियां हैं, सब ताजा माल है, चमक उठने वाला। सब मुझे चाहिए। तुम सीधा माल लेकर मेरी कंपनी आ जाओ, मैं तुम्हें आने जाने का 2 गुना खर्च दूंगी। ठीक है, लेकिन पहले से साफ कह देता हूँ, अगर तुमने इस खेप का दाम दबाने की कोशिश की तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। तुम लड़के की हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पूरे कस्बे का सबसे ऊंचा भाव दूंगी। तुम्हारा सिर्फ फायदा ही होगा। और हाँ, रास्ते में संभल कर आना। अगर इस बार भी किसी ने तुम्हें रोका टोका तो मुझे सच में बुरा लगेगा। वो सच में सब लेगी? सिर्फ लेगी ही नहीं, उसकी आवाज से तो लग रहा था अभी उड़कर यहीं आ जाए। शाओयांग, कस्बे के सबसे अच्छे होटल का स्वीट बुक करो। स्वीट? शेन मैडम, इसकी क्या जरूरत है? लिन फेंग अभी मेरा भाग्य विधाता है। जब लक्ष्मी का दूध खुद आ रहा है तो आदमी और माल दोनों को साथ में अपने पक्ष में करना होगा। समझ गया। जिद्दी है, दिलेर है और किस्मत तो जैसे कमाल की है। ऐसे आदमी को किसी और के हाथ नहीं जाने देना चाहिए। अफेंग भैया, यही वो बड़ी कंपनी है जिसकी तुम बात कर रहे थे? ये तो बहुत ही शानदार है। हम ऐसे कपड़ों में अंदर आए हैं, कहीं लोग हमें भगा ना दे। डर किस बात का? हम यहाँ माल बेचने आए हैं, भीख मांगने नहीं। आजकल जिसके हाथ में टॉप दर्जे का माल हो, वो जहां भी जाए इज्जत उसी की होती है। लिन फेंग, तुम आखिर आ ही गए। ये खूबसूरत सी लड़की कौन है? शेन मैडम, ये सु वांचिंग है, बचपन से मेरे साथ पली बढ़ी है, मेरी बचपन की साथी। नमस्ते मिस्सू, मैं शेन मानची हूँ। शेन, नमस्ते शेन मैडम। आज की ये खेप भी हम दोनों ने मिलकर पत्थरों वाले किनारे से चुनकर लाई है, इसमें उसका भी हिस्सा है। बचपन के साथी भी, और इतने भारी पत्थर साथ उठाकर लाए भी, ऊपर से हंसते बोलते हुए। इस लड़की की लिन फेंग पर नजर तो किसी आम बहन जैसी बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी सबसे जरूरी है पहले इस बेहतरीन खेप को अपने हाथ में लेना। और जहां तक इस लड़के की बात है, देर सवेर ये मेरी पकड़ से बच नहीं पाएगा। कमाल की पारदर्शिता है, जरा सी भी अशुद्ध नहीं। ये जलीय घास जैसी बनावट तो मानो जिंदा हो। ऐसी टॉप क्वालिटी की बनावट अगर प्रांतीय शहर के बड़े नीलामी घर में भी रख दी जाए तो सनसनी मचा दे। लिन फेंग, तुम्हारे हाथ तो जैसे सच में बरकत वाले हैं। अफेंग भैया, तुम इतनी बड़ी और ताकतवर मालकिन को जानते हो, तुम सच में कमाल हो। वांचिंग, वांचिंग, तुम पहले बगल वाले सोफे पर जाकर थोड़ा बैठो, पानी पी लो, बाकी भारी काम मैं कर लूंगा। ये लड़का मेरे सामने तो लकड़ी का ठूंठ बना रहता है और इस लड़की के सामने कितना नरम हो जा रहा है। जिस आदमी पर मेरी नजर पड़ जाए उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। लिन फेंग, ये अगेट पत्थर और मुर्गे खून लाल जेडाइट मैं सब ले रही हूँ। शेन मालिक, आप सच में खुलकर सौदा करती हैं। आपका भाव इस कस्बे में सबसे ऊपर है, मेरा तो बस फायदा ही फायदा है। और वांचिंग वाली ये खून लाल जलीय घास बर्फीली कैल्सिडोनी की खेप भी शेन मैडम आप साथ में ले लीजिए। जब वो तुम्हारी दोस्त है तो उससे भी मैं सबसे ऊंचा भाव दूंगी। तराजू पर रखो, वजन बताओ, लोगों को यूं खड़ा रखकर बेचैन मत करो। आगेट पत्थर 8600 ग्राम। बेहतरीन नदी घिसा आगेट 1 ग्राम का भाव 1.2। मुर्गे खून लाल जेडाई टेक्सचर कच्चा माल 1200 ग्राम। आइस ग्रेड मुर्गे खून लाल जेडाई टेक्सचर माल 260 प्रति ग्राम के हिसाब से। खून लाल जलीय घास बर्फीली कैल्सिडोनी 1500 ग्राम।
टॉप ग्रेड खून लाल जलीय घास बर्फीली कैल्सिडोनी 91 प्रति ग्राम के हिसाब से। इस भाव पर पूरे कस्बे में दूसरा खरीदार नहीं मिलेगा। 1,76,000, 1,76,000, 1,76,000, सब मिलाकर 4,45,000 से ज्यादा। शेन मैडम, तीनों खेपों की कुल कीमत 4,57,320 है। राउंड करके 4,60,000, 4,60,000। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के खर्च के लिए काफी है ना? हाँ, काफी है। सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, बाद में भर्ती रहना, दवाइयाँ, दोबारा जांच, सबके लिए काफी है। यूं खड़े मत रहो, मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर देती हूँ। पैसे हाथ में आएंगे तभी तुम्हें सुकून होगा। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा और कुछ चक्कर ऐसे ही और लगा लिए तो पकांत खदान इलाके में घुसने का दिन दूर नहीं। वांचिंग, थोड़ा और खा लो। तुम तो इतनी दुबली हो कि हवा चले तो गिर पड़ो। अफेंग भैया, आप तो हमारे घर के लिए जीवन दाता हो। अगर आप ना होते तो मैं सच में माँ के ऑपरेशन के पैसे नहीं जुटा पाती। इसमें शुक्रिया कैसा? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मशीनरी की एडवांस रकम मैं तुम्हारी तरफ से दे चुकी हूँ। कल ही जाकर माल उठा सकते हो। सच? मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? तुम बस खदान वाले इलाके में जाने की तैयारी करो, मुझे निराश मत करना। भाभी, वांजिंग उपकरण का इंतजाम हो गया। अफेंग, तुम बहुत सावधान रहना। अफेंग भैया, आप सच में और अंदर तक जाकर किस्मत आजमाने वाले हो। अफेंग भैया, ये बचे हुए पैसे हैं। माँ का ऑपरेशन कराने के बाद भी कुछ बच गया। आपकी वजह से ही मैं ये ऑपरेशन का पैसा जुटा पाई। बाकी तो वैसे भी तुम्हारा ही बनता है। बाहर गांव जैसा नहीं होता, थोड़ा पैसा हो तो हर काम आसान हो जाता है। तुम रख लो, मैंने तुम्हारी मदद हिस्से के पैसे के लिए नहीं की। लेकिन ये पत्थर तो तुम मुझे ढूंढ कर दिलाए थे। अगर मैं सब ले लूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मतलब तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानती। अगर मैंने तुमसे ये पैसे ले लिए तो मैं इंसान कहलाने लायक रहूंगा क्या? बस भी करो, तुम दोनों एक से बढ़कर एक जिद्दी हो। वांचिंग, ये पैसे तुम पहले रख लो। अफेंग के पास अभी इस थोड़े से पैसों की कमी नहीं है। बाद में जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाए, अगर तुम सच में एहसान चुकाना चाहो तो धीरे धीरे चुका देना। तो फिर मैं बेशर्मी करके अभी रख लेती हूँ। बाद में जब मैं खुद कमाने लगूंगी तब धीरे धीरे तुम्हें लौटा दूंगी। बस यही ठीक है। कर्ज उतर जाए, घर संभल जाए, लोगों को भी उम्मीद मिल जाए, फिर अगला कदम होगा बड़ी जगह जाना और बड़ा पैसा कमाना। वांचिंग, अरे वांचिंग, तुम फिर वापस कैसे आ गई? मेरी माँ को पता चला कि मैं तुम्हारे यहाँ हूँ तो जिद करके बोली कि ये जरूर पहुंचा दूं, नहीं तो उनका मन नहीं मानेगा। अफेंग भैया, ये मेरी माँ ने तुम्हें देने को कहा है। वो कह रही थी कि तुम खदान में उतरते हो, पानी में भी जाते हो, बहुत खतरा है, इसे साथ रखना, सलामती रहेगी। नहीं, ये तुम्हारी माँ ही अपने पास रखें, उनकी तबीयत ज्यादा नाजुक है। तुम मना मत करो। अगर तुमने नहीं लिया तो मेरी माँ मुझे जिंदगी भर सुनाती रहेंगी। वो कहती है तुम जान बचाने वाले हो, ये एहसान न चुकाएं तो उन्हें नींद नहीं आएगी। रख लो अफेंग, वांचिंग की माँ ठीक कह रही है। सो आंटी, आपको अभी भी मैं याद हूँ। ये चीज मैं रख लेता हूँ। अब से सो आंटी का काम मतलब मेरा काम। वांचिंग, अब तुम नदी किनारे यूं ही चुनने मत जाया करो। तुम्हें अभी अपनी माँ की देखभाल करनी है, खुद को मत थकाओ। नहीं अफेंग भैया, मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकती। मैं कॉलेज पढ़ी हूँ, मुझे अपने दम पर खड़ा होना होगा। मेरे हाथ का माल अब बढ़ता जा रहा है, सब कुछ अकेले संभालूंगा तो देर सवेर गड़बड़ हो ही जाएगी। वांचिंग कॉलेज पढ़ी है, दिमाग तेज है, हिसाब भी जल्दी करती है और राज भी रख सकती है। बाद में किसी बाहरी को ढूंढने की मेहनत करने से अच्छा है ये मौका उसी को दूं। लेकिन अगर साथ में काम करना है तो पहले हिस्सा साफ साफ तय करना होगा ताकि बाद में कोई उलझन न रहे। ठीक है, अगर अपने दम पर खड़ा होना चाहती हो तो आकर मेरी मदद करो। तुम्हारी मदद करूं? तुम पढ़ी लिखी हो, हिसाब जल्दी करती हो और बहुत ध्यान से काम करती हो। आगे से जो कच्चे पत्थर मैं लाऊंगा तुम उनकी शुरुआती छंटाई कर देना, हिसाब रखना, लिस्ट बनाना। मुनाफे में से तुम्हें 30% हिस्सा दूंगा। 30%? अफेंग भैया, तुम मददगार रख रहे हो या यूं ही पैसे लुटा रहे हो? मैं गंभीर हूँ, मैं पैसे नहीं लुटा रहा, तुम्हारे साथ ठीक से हिसाब कर रहा हूँ। तुम माल देखोगी, हिसाब रखोगी, पत्थरों की छंटाई करोगी तो मेरा कितना चक्कर बचेगा। लेकिन 30% बहुत ज्यादा है। अगर सच में मुझसे मदद करानी है तो मुझे बस तनख्वाह दे देना। तनख्वाह पर लोग रखे जाते हैं, हिस्सेदारी साझेदारी में होती है। अगर तुम मेरे साथ एक दिल से काम करोगी तो फिर साझेदारी के हिसाब से ही होगा। और फिर तुम्हारी माँ का आगे का इलाज, दोबारा जांच, अस्पताल में रहना, दवा, कौन सी चीज बिना पैसे के होती है? मन नहीं मानेगा तो फिर तुम मन लगाकर काम करो, पैसे कमाओ, अपनी जिंदगी ठीक से चलाओ। तुम्हारी माँ को इससे ज्यादा तसल्ली क्या होगी? तो फिर मैं अभी हाँ कह देती हूँ। माँ की तबीयत थोड़ी संभल जाए फिर मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। पक्का रहा। खदान में उतरकर बहादुरी मत दिखाना। सच में खतरा लगे तो तुरंत लौट आना। अपने भाई जैसी हरकत मत करना, सुना ना? भाभी, मैं याद रखूंगा। श्याओलिन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जवानी में मैं उस खदान वाले इलाके में गया हूँ, रास्ता जानता हूँ, काम आ जाऊंगा। बस तुम मेरी इस बूढ़ी हड्डियों से घिन मत करना, तुम्हारे लिए बोझ न बन जाऊं, वही काफी है। माँ दादा, आपकी उम्र हो गई है, आप ये सब करके खुद को मत थकाइए। उम्र ज्यादा हो गई तो क्या, काम तो आ ही सकता हूँ। और फिर इस बच्चे को मैंने बड़ा होते देखा है। तुम अकेले इतनी खतरनाक जगह जाओगे तो मुझे कैसे चैन पड़ेगा। ठीक है दादा, हम साथ चलेंगे। पानी, दवा, पट्टी, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मानती हूँ अब तुम काबिल हो गए हो, लेकिन आदमी चाहे जितना भी काबिल हो अपनी जान को हल्के में नहीं ले सकता। मैं वादा करता हूँ, जरा भी कुछ गड़बड़ लगा तो तुरंत पलटकर भाग आऊंगा। बेहतर होगा अपनी बात पर कायम रहना। बाहर वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, जबरदस्ती घुससे तो टांग तोड़ देंगे। मैं पैसे देकर अंदर आकर जो बचा खुचा है वो भी नहीं चुन सकता। तू खुद को समझता क्या है, ये निजी खदान है। दो भाइयों जरा रहम करो, हम बस अंदर जाकर देखेंगे, थोड़ा बहुत बचा खुचा चुन लेंगे। बूढ़े, दफा हो जाए यहाँ से, ज्यादा बकबक की तो तुझे भी पीटेंगे।
बात करो तो ठीक से करो, डंडा तानकर किसी की तरफ मत दिखाओ। क्या बात है, खदान के दरवाजे पर ही हीरो बनने चला है? सब पैसे कमाने ही आए हैं, इतना गर्म मत हो। अरे भाइयों, इतना भड़कने की क्या बात है, सब यहाँ कमाने ही आए हैं। ठीक है, जाओ अंदर, एक दिन के 500 लगेंगे, इधर उधर मत घूमना। फेंक भैया, हेयान खदान में 5 साल से कोई बड़ा माल नहीं निकला। मालिक तो बहुत पहले से इसे बेचने की सोच रहा था। अब जाकर बाहर वालों को अंदर आने देकर बचा खुचा चुनने दे रहे हैं। दिन के 500 लेना तो सस्ता ही है। तुम मुझे जानते हो? शेन मैडम ने कहा था। उन्होंने बताया कि तुम माल निकालना जानते हो और मिजाज भी कड़ा है, इसलिए मुझे कहा कि तुम्हारे साथ लगा रहूं, तुम्हें घाटा ना होने दूं। शेन मैडम वाकई बहुत सोच समझ कर काम करती है। फेंक भैया, हेयान खदान कभी बहुत चलती थी, लेकिन बाद में लगातार 5 साल कुछ निकला ही नहीं। मालिक का तो बुरा हाल हो गया। कुछ दिन पहले भी कोई आखिरी दांव लगाने आया था, लेकिन कल सुरंग धंस गई और 2 मजदूर दब गए। अभी तक उनके घर वाले हंगामा कर रहे हैं। जान चली गई, फिर भी ये लोग अंदर जाने दे रहे हैं। पाकांत में यही होता है, मौत कोई खबर नहीं होती, खबर तब होती है जब माल न निकले। लो, एक और पैसा लुटाने वाला आ गया। ये गड्ढा कब का खाली हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आएगा बेवकूफ ही बनेगा। अंदर अभी भी कुछ है। फेंक भैया, वो सुरंग कल ही धंसी है, 2 मजदूर दब गए थे। मजाक मत करो। तुम्हें मैं मजाक करता लग रहा हूँ? उस जगह को अभी जो भी छुएगा वही मुसीबत में पड़ेगा। मालिक ने साफ कह दिया है, जो भी उस सुरंग को छुएगा, कुछ हुआ तो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। दूसरे लोग अपशकुन से डरते होंगे, मैं नहीं डरता। मुझे तो बस इस बात का डर है कि अच्छी चीज मेरी आंखों के सामने दबी रहे और मैं यूं ही खड़ा देखता रह जाऊं। नहीं जा सकते, अंदर सब ढीले पत्थर और मलबा है। अंदर जाना मतलब सीधी मौत को बुलाना है। जितना ज्यादा खतरा उतना ही कम लोग हाथ लगाते हैं, और वही चीज सबसे बढ़िया होती है। फेंक भैया, आप सच में अंदर गए तो मुझे भी साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो शेन साहब मेरी खाल उधेड़ देंगे। चलो, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां भी एक बार तुम्हारे साथ पागलपन कर ही लेंगी। लगता है पिछले जन्म का कर्ज है तुम पर। मैं न जाने कितने खाने मालिकों को रास्ता दिखा चुका हूं, मगर तुम जैसा जान पर खेलने वाला कभी नहीं देखा। अगर मैं भी औरों की तरह डरता तो जिंदगी भर बड़ा माल हाथ ना लगता। कम बोलो, थोड़ी ताकत बचा कर रखो। सच में धंस गया तो भाग भी नहीं पाओगे। तुम लोग बाहर इंतजार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। फेंक भैया, आप अकेले मत जाइए। मैं औरों जैसा नहीं हूँ, फिक्र मत करो। तुम्हारा भाई अपनी जान यूं ही दांव पर नहीं लगाएगा। बाईं तरफ वाली परत खोखली है, जरा छुओगे तो ढह जाएगी। दाईं तरफ वाला हिस्सा मजबूत है, यहीं से निकलो। ठोस है। मिल गया। दादा, आकुन, अंदर आओ। हे भगवान, ये तो कम से कम 5 किलो होगा ना। ये चीज तो इतनी पारदर्शी है जैसे बर्फ का पूरा ठोस टुकड़ा हो। खड़े मत रहो, पहले इसे नीचे उतारो। फेंक भैया, मैं पाकांत में 15 साल से हूँ। कटिंग में बढ़िया निकला हुआ भी देखा है, पूरा हरा भी देखा है, मगर इतना पूरा का पूरा ग्लासी जेड कभी नहीं देखा। अगर ऊपर वाला मेरे लिए जीने का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो मैं पत्थर चीरकर अपना रास्ता खुद बना लूंगा। ये चीज तो बैल जितनी भारी लग रही है। इसे रजाई में लपेटो और तुरंत निकलो। गड़बड़ हो गई। मेरी खान में चोरी करने की हिम्मत की है, जीने से उब गए हो क्या? बकवास मत कर, ये सुरंग तो कब की बेकार हो चुकी है। कौन तेरी चीज चुरा रहा है? पाकांत में जमीन मेरी, सुरंग मेरी, तो पत्थर भी मेरा ही हुआ। कच्चा पत्थर बाहर फेंक दो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। फेंक भैया, ये खुनशा है, बहुत ही काला दिल है इसका। इसके लोगों ने सच में लोगों को जिंदा गाड़ा है। तो आज इसे दिखा देते हैं कि किसे कौन काटता है। अक्लमंदी इसी में है कि चीज हमें सौंप दो। कच्चा पत्थर बाहर फेंको, नहीं तो तुम तीनों भी उन 2 मजदूरों के साथ दफन हो जाओगे। ये सुरंग तो कब की छोड़ी जा चुकी है, अंदर की चीजें तेरी कैसे हुई? पाकांत में मेरे इलाके में वही होता है जो मैं कहता हूं। शुरू करो। कल धंसाव में लोग मरे हैं और आज भी तू लोगों की जान से खेल रहा है। फेंक भैया, अगर ऐसे ही घेरते रहे तो हम सच में बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं तो मैं बाहर निकलकर फिर जाता हूँ। कोई भी हड़बड़ी में कुछ मत करो, कच्चा पत्थर हमारे हाथ में है, उससे ज्यादा बेचैनी उसी को है। हुंशा, इन्हें छूकर तो देख। शेन साहब, आप यहाँ क्या करने आए हैं? ध्यान से देख लो, मैंने बाकायदा अधिकृत खनिज ब्रोकर के जरिए अनुबंध किया है, सारे टैक्स भरे हैं और पूरा रिकॉर्ड दर्ज है। कल से इस छोड़ी हुई सुरंग के स्थायी खनन अधिकार मेरे नाम हो चुके हैं। अभी जो तुमने किया है वह गैर कानूनी बंधक बनाना और जानबूझकर नुकसान पहुंचाना है। खुनशा, अगर फिर कोई गड़बड़ की तो तेरे नाम की सारी खदानें बंद कराकर जांच में डाल दी जाएंगी। हटो। मुझे पता था तुम मुझे यूं ही बेकार नहीं बुलाओगे। मुझे पहले से अंदाजा था कि खुनशा चाल चलेगा, इसलिए ये 5 लाख की सुरंग ट्रांसफर फीस भी मैंने यूं ही तुम्हारे लिए नहीं भरी। 5 लाख? क्यों, महंगा लग रहा है? ये सुरंग आम दिनों में बेकार थी, लेकिन आज इसने तुम्हें 5 किलो का ग्लासी जेट दिया है, तो अब इसकी कीमत वसूल है। ये एहसान मैं याद रखूंगा। आगे चलकर मैं बड़ा बना तो तुम्हारा लगाया पैसा बेकार नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी से तुम्हारे मुनाफे का 10% बुक कर लेती हूँ।
लिनफेंग, लियोजी ने कहा है तुमसे बोल दूं, आज तेरे ये दोनों हाथ उड़वा देंगे, फिर देखेंगे आगे कैसे पत्थर उठाता है। ये हरामी तो सच में बहुत जल्दी आ पहुंचा। तो सच में लियोजी का वही कुत्ता निकला। छोटे लिन, मजबूती से बैठ जा। दादा निकालो, हटो सब हटो, पीछा करो, आज पत्थर छीने बिना कोई वापस नहीं जाएगा। वे लगभग पकड़ ही लेंगे। माँ दादा, बाईं तरफ वाला रास्ता संकरा है, पलट न जाए, संभल कर। मैं आधी जिंदगी पहाड़ी रास्तों पर दौड़ा हूं, मेरा माल छीनना है? सपने देखो। कत गए काम से कच्चा पत्थर कहाँ है? गायब कैसे हो सकता है? घबरा क्यों रहे हो? मुझे पहले ही अंदाजा था कोई छीनेगा। निकलने से पहले ही मैंने कच्चा पत्थर छिपे खाने में रख दिया था। दादा, मेरे प्यारे दादा, आपकी चालाकी तो पाकान की सबसे पुरानी खान से भी गहरी निकली। अभी रास्ते में तो मैं वसीयत तक कैसे लिखूंगा ये भी सोच चुका था। दादा, आपका ये बड़ा एहसान है, शब्द कम बढ़ जाएंगे। आज आपने सिर्फ ये पत्थर ही नहीं बचाया, हम सबकी जान भी बचाई है। अरे इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने आधी उम्र कबाड़ बटोरते हुए जगह जगह भटकते हुए बिताई है और कोई हुनर नहीं सीखा, बस चीज छिपाना सीख लिया। हमारे धंधे में जब तक चीज पैसे में ना बदल जाए और जेब में ना आ जाए तब तक वो अपनी नहीं होती। आजकल किसके पास जान बचाने का कोई ना कोई हुनर नहीं होता? ज्यादा देर रखोगे तो मुसीबत बढ़ेगी। ये चीज हाथ में हर एक पल रहेगी तो खतरा भी उतना बढ़ेगा। अब और देर नहीं कर सकते। मैं अभी खरीदारों से संपर्क करती हूँ, उन्हें रातों रात यहाँ बुलाती हूँ। वांग साहब, अब मत सोइए। मेरे पास यहाँ 5 किलो का एक टुकड़ा है, टॉप ग्रेड ग्लासी जडाइट, बिना किसी धब्बे के, बिना दरार के, पूरा पानीदार। हाँ, तुमने सही सुना, 5 किलो। मिस्टर झो, अगर आपको अभी भी वो दुकान का नगीना चाहिए तो फौरन सबसे पहली फ्लाइट बुक करके यहाँ आ जाइए। एक पल भी देर हुई तो फिर आपका हिस्सा नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट शेन, यही वही टुकड़ा है। कमाल है, बिल्कुल परफेक्ट, 100% साबुत, जरा सी भी खुली दरार नहीं, टेक्सचर इतना पुराना और गहरा कि काला पड़ता दिखे, और पानी ऐसा कि जैसे टपक पड़े। ये तो सचमुच प्रकृति का चमत्कार है। माल लाजवाब है, सच में 100 साल में एक बार मिलने वाला बेमिसाल माल। 80 लाख ये पत्थर मैं झो लेता हूं। 80 लाख सिर्फ इस एक पत्थर के लिए? इससे तो पूरा नानकान गांव खरीद लिया जाए। $90 लाख मैं लेता हूँ। 95 लाख। अरे ये तो छीना झपटी तक हो रही है। 1 करोड़। 5 किलो का ये साबुत बिना दरार वाला ग्लासी जेडाइट खुले बाजार में इसकी कीमत आमतौर पर करीब 1 करोड़ 80 लाख होती है। ये मेरे बस की आखिरी बोली है। प्रेसिडेंट वांग, वाकई आप में दम है। ये कीमत मेरे बजट से बाहर है। मैं हटा हूं। 1 करोड़। लड़के, आगे से ऐसा माल फिर मिले तो घुमा फिरा कर मत आना, सीधे मेरे पास आना। प्रेसिडेंट शेन, इस बार इतना आसमानी दाम मिला तो सिर्फ आपकी जान पहचान की वजह से। आपने ही इन दोनों बड़े मालिकों को बुलाया। पहले जैसा तय हुआ था, इस रकम में से 40% आपका है। 40 लाख पूरे कार्ड में डाल दिए हैं। लिनफेंग, मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं पहचाना। इस धंधे में 40% छोड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन दीदी को सिर्फ 20% ही चाहिए। बाकी के 20 लाख उन्हें मैं तुम्हारे लिए अपनी बढ़ी हुई निवेश राशि मान लेती हूँ। तुम इस ग्लासी जेडाइट से भी ज्यादा कीमती हो। ठीक है शेन दीदी, आपका ये एहसान मैं याद रखूंगा। आकुन, इसमें 2 लाख है तुम्हारा हिस्सा। तुम मेरे साथ खान में गए, मेरे लिए न जाने कितनी मुश्किलें झेली, ये तुम पूरी तरह डिजर्व करते हो। फैंग भैया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। आज से मेरी ये जान आपकी हुई। छोड़ो भी ये सब, जान तुम्हारी अपनी है, बस अच्छा जीना ही सबसे बड़ी बात है। अगर तुम चाहो तो यहीं रहकर मेरे साथ काम करो। आगे से खान वाले हिस्से की जिम्मेदारी तुम संभालना। तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। आज से हम बिखरे हुए अकेले लोग नहीं रहे। फेंगशी ज्वेलरी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। लड़के, तुमने खजाने को कूड़ा समझकर फेंक दिया। बाबा, ये सब मैंने छांट कर छोड़े हुए हैं। इनकी बाहरी परत बहुत खुरदरी है, किसी काम की नहीं। तुम्हें चुनना आता है तो फिर इसे भी यहां कैसे फेंक दिया? तुम सिर्फ चमक देखते हो, खाल नहीं देखते। मोटी बाहरी परत चमक को पूरी तरह दबा देती है। माल कितना भी बढ़िया हो, बाहर से सड़े पत्थर जैसा ही लगता है। वायलेट जेट, मुझे पता है तुम्हारी नजर में कमाल है, और दुनिया में ये बात सिर्फ मैं ही नहीं जानता। कुछ समय पहले कोई तुम्हें परेशान करने आया था, है ना? वो कोई बेवकूफ नहीं है, उसके पीछे उससे भी बड़ा सहारा है।
तुम हाल में बहुत ज्यादा लोगों की नजर में आ गए हो, जरा संभल कर रहना। हे भगवान, ये भी छूट गया। मैंने तो साफ देखा था, इसमें कोई चमक नजर नहीं आई। चमक देख लेना हुनर नहीं है, असली रोजी कमाने वाला हुनर तो बाहरी परत पहचानना है। मेरा उपनाम चेन है। रिटायर होने से पहले मैं राष्ट्रीय भूविज्ञान ब्यूरो में पूर्वानुमान और पहचान का काम करता था और यांगून में 30 साल तक मूल्यांकन केंद्र चलाया है। टीचर चेन, आप यहाँ कैसे आए? सुना था यहाँ 5 किलो का ग्लासी जेडाइट निकला है, तो मैं रास्ता बदलकर देखने चला आया। सोचा भी नहीं था कि दरवाजे से घुसते ही तुम्हें वायलेट जेट को कूड़ा समझकर फेंकते देखूंगा। लिन फेंग, इस बार तो तुम सच में लगभग एक पूरा मकान फेंक ही चुके थे। टीचर चेन, मुझ में सच में तजुर्बे की कमी है, क्या आप मुझे सिखाने को तैयार हैं? पहले शर्तें तय कर लें। चैन सर, अभी मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी ही भूल थी। अब मुझे समझ आ गया है, मेरी उन देसी जुगाड़ों के भरोसे मैं बहुत दूर तक नहीं जा सका। मेरी फेंगशी ज्वेलरी को अभी आप जैसे खंभे की तरह सब संभाल लेने वाले असली उस्ताद की जरूरत है। आप बस अपनी शर्त बताइए, महीने की 50,000 तनख्वाह, खाने रहने का पूरा इंतजाम, आने जाने के लिए गाड़ी रहेगी, और आगे कंपनी ने जैसे ही मुनाफा कमाया, मैं गारंटी देता हूँ आपकी तनख्वाह हर साल बढ़ती जाएगी। आपको कैसा लगता है? शाओलिन, मैं इस बूढ़े ने यांगून में 30 साल धक्के खाए हैं। अब मुझे उस थोड़े बहुत बुढ़ापे के खर्चे की कमी नहीं है। फिक्स तनख्वाह पर दिन काटने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर चैन सर, आपको क्या शर्त चाहिए? मैं लिन फेंग अगर दे सकता हूँ तो जरा भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे तुम्हारी फेंगशी ज्वेलरी में हिस्सेदारी चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 5%। आप हैं ये शेयर किसी को यूं ही नहीं दे सकते, वही तो कंपनी की जान है। चैन साहब, 5 पॉइंट आगे चलकर अगर हमारी कंपनी बड़ी हो गई तो ये 5 पॉइंट करोड़ों बल्कि 10 करोड़ के हो जाएंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही। अभी जो नजर चुक गई वो वायलेट जेट ही एक मकान के बराबर की थी, और अगर तजुर्बे की कमी से तुमने कोई टॉप क्वालिटी पत्थर गलत काट दिया तो नुकसान सिर्फ 5% से कहीं ज्यादा होगा। हजारों सिपाही मिल जाते हैं, मगर एक काबिल सरदार मुश्किल से मिलता है। चेंग साहब जैसे राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट को सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है चैन सर, ये 5% मैं लिन फेंग आपको देता हूँ। आज से अगर आप मेरे लिए कच्चे पत्थरों की जांच परख की जिम्मेदारी संभाल लें तो 5% क्या 10% भी मुझे मंजूर है। शाबाश लड़के, दम है तुझमें, कंजूसी नहीं करता, बड़े काम का मालूम पड़ता है। सौदा पक्का। मैं बूढ़ा चेन तुझसे वादा करता हूँ, जब तक मैं हूँ तुझसे एक भी अच्छा पत्थर नहीं छूटेगा। मुबारक हो लिन साहब, यही होती है बड़े कारोबार करने वाले असली मालिक की सोच। अब चेन साहब जैसे आदमी के बैठने से तुम्हारी फेंगशी ज्वेलरी सच में मजबूत हो गई। और मैं तुम्हारे हाथ एक भी नकली माल नहीं लगने दूंगा। अभी जश्न मनाने की जल्दी मत करो। शाओलिन, तुम्हारे इस कबाड़ पत्थरों के ढेर में मोटी परत के नीचे छिपा माल सिर्फ अभी वाला वायलेट जेड नहीं है। चैन साहब, आपका मतलब? इन पत्थरों के ढेर में कम से कम 3 और टुकड़े हैं जिनकी ऊपरी परत के नीचे अच्छा माल छिपा है। क्या कहते हो? अभी के अभी इन्हें कटवा कर देखना चाहोगे? मैंने बस सरसरी नजर डाली है, इसमें कम से कम 3 और टुकड़े हैं जो कटने के बाद 6 अंकों से ऊपर बिकेंगे। चैन सर, आप सच कह रहे हैं? इस कबाड़ पत्थरों के ढेर से भी 3 ऐसे टुकड़े निकल सकते हैं जो 6 अंकों में बिकें? इसलिए कहता हूं, तुम्हारा वो रोशनी देखो। 3 सेकंड छुओ वाला तरीका भले अजीब है और काम का भी, लेकिन वो बिल्कुल काफी नहीं है। जब बहुत मोटी और घनी बाहरी परत मिलती है तो रोशनी आर पार जाती ही नहीं। आगे से तुम्हें मेरे साथ लगकर ढंग से सीखना होगा, परत पहचानना, जेड की क्वालिटी देखना और सतही निशानों को समझना। अब असली दौलत को कूड़ा समझकर इधर उधर मत फेंका करो। इस टुकड़े की बाहरी परत पर निशान है, नीचे हरा निकलने की संभावना ज्यादा है। वो वाला टुकड़ा ऊपर से समान बनावट वाला है, उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होगी। और ये काली रेतीली परत वाला पत्थर सबसे ज्यादा धोखा देता है। जितना काला होता है उतना ही अंदर अच्छा माल छिपा हो सकता है। ये वाला दिलचस्प है। कैसे दिलचस्प? इसके प्राकृतिक पैटर्न खुद ब खुद एक तस्वीर बना रहे हैं। देखो तो, क्या ये गोद में बच्चा लिए गुआनिन जैसा नहीं लगता? अगर मुझ पर भरोसा है तो कल मेरी खींची हुई लाइन के हिसाब से ही काटना। जैसे ही ये कटेगा उसी पल समझ जाओगे कि प्रीमियम किसे कहते हैं। याद रखना, ऐसी आकृति वाले पत्थर क्वालिटी से नहीं, उनकी कहानी और शक्ल से बिकते हैं। लाइन जरा भी टेढ़ी हुई तो कीमत आधी रह जाएगी। अरे वाह, सच में हूबहू लगता है। ये पत्थर कहाँ है? ये तो मूर्ति है। लाओ चैन, वो टुकड़ा खुल गया है। अरे ये तो सच में संतान देने वाली गुआनाइन जैसी है। मेरी पत्नी 3 साल से बच्चा प्लान कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। ये पत्थर मैं पक्का लूंगा। लाओ चैन, 1,28,000 में इसे मेरे लिए रोकर रखो। कोई मुझसे छीने नहीं, मैं अभी पैसे भेजता हूं। ठीक है, तो मैं बेच दिया। पहले मैं साल भर मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं देखता था, और अब एक बेकार पत्थर भी 1,28,000 ला रहा है। इस टुकड़े की परत काफी पुरानी लगती है, क्वालिटी शायद अच्छी होगी।
ये कबाड़ का ढेर तो उस ग्लास ग्रेड वाले सौदे से भी ज्यादा काम का निकला। इसे काबिलियत कहते हैं। किस्मत को हमेशा का सहारा मत समझो। और हाँ, तुम्हारे गांव की सड़कें तो इतनी टूटी फूटी हैं कि गाड़ी चलाओ तो जान ही निकल जाए। अब जब तुम में हैसियत आ गई है तो गांव का भी थोड़ा सहारा बनो। अभिंग ने सच में बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। जो पहले उसकी बुराई करते थे अब उनमें बोलने की हिम्मत नहीं रही। अभिंग, हमारा घर सच में उठ खड़ा हुआ है। उठान तो बस शुरुआत है। अफंग भैया, मैं वापस आ गई। लौह रेखा पैटर्न वाला पत्थर। अफंग भैया, मैं वापस आ गई। वानचिंग, तुम यहाँ कैसे आ गई? आंटी सू का ऑपरेशन कैसा रहा? ऑपरेशन तय हो गया है और पैसे भी जमा कर दिए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि रिकवरी अच्छी चल रही है। मैंने स्कूल से 1 साल की छुट्टी ले ली है। मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जल्दबाजी मत करो, तुम्हारी पढ़ाई। अफंग भैया, मैं यहाँ परेशानी बढ़ाने नहीं आई, काम करने आई हूँ। ये मेरे इस दौरान बनाए हुए डिजाइन हैं। इनमें मैंने तुम्हारी डिलीवरी के बाद बची जेड की कतरने इस्तेमाल की है। बेकार बचा माल भी सीरीज डिजाइन में बदला जा सकता है, न बर्बादी होगी और अच्छी कीमत भी मिलेगी। लाइनें बहुत साफ हैं, रंगों की समझ भी है और ये भी जानती है कि मटेरियल के हिसाब से डिजाइन कैसे चलाना है। वानशिंग लड़की में हुनर है। अभी हमें सबसे ज्यादा डिजाइन वाले टैलेंट की कमी है। मैं तो पहले ही कहती थी वानशिंग बहुत होशियार है। ठीक है, तुम यहीं रहो। सच? मैं तुम्हारे लिए अलग से एक कमरा खाली कर देता हूँ, वही तुम्हारा डिजाइन स्टूडियो होगा। तुम मटेरियल छटने और डिजाइन की जिम्मेदारी लो, मैं माल लाने की। पक्का। इस ढेर पर अगेट लिखा है तो इस पर फिर होंगफे क्यों लिखा है? एक ही खेप पर 2 तरह के लेबल लगेंगे तो डिलीवरी में गड़बड़ हो जाएगी। मैंने तो बस ऐसे ही लिख दिया, वैसे भी लगभग एक जैसा ही है। यही लगभग तुम्हें 10,000 का नुकसान करा देगा। एक बॉक्स भी गलत भेज दिया और ग्राहक ने लौटा दिया तो साख खत्म। टीचर चेन, जरा इस टुकड़े को देखिए। बाहरी परत तो काली उषा जैसी लग रही है, लेकिन वजन ठीक नहीं बैठ रहा। अच्छा है, नजर काफी तेज है। इसे अभी जांच वाली श्रेणी में रखो। अब से सारा माल गोदाम में आते ही नंबर होगा, कैटेगरी के हिसाब से दर्ज होगा और बाहर भेजते समय नंबर, वजन और फोटो तीनों मिलाए जाएंगे। पहले मैं अकेला ही सारा माल देखता था, दिमाग में बस पत्थर और नंबर ही भरे रहते थे। सोते वक्त भी गलत माल भेजने का डर रहता था। वानशिंग के आते ही लगा जैसे पीछे की पूरी व्यवस्था किसी ने कसकर संभाल ली हो। गोदाम की चाबी तुम रखो, जो भी चाहिए उपकरण, लेबल पेपर, प्रिंटर, तुम लिस्ट बना दो, मैं खरीद दूंगा। पहले नींव मजबूत करो, फिर तुम बड़े माल के पीछे जाओगे तो ज्यादा पक्का रहेगा। अफंग, मैं हूँ। आंटी सू, आप अभी तक आराम क्यों नहीं कर रही? मुझे नींद नहीं आ रही। वानचिंग ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे पास मदद करने जा रही है। मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहती थी, उसका ध्यान रखना और तुम भी अपना ख्याल रखना बेटे। आंटी सू, आप निश्चिंत रहिए। वानचिंग मेरे पास रहेगी तो मैं उसे अपनी सगी बहन की तरह संभालूंगा, कोई उसे तंग नहीं कर पाएगा। तो फिर मुझे तसल्ली है। और तुम भी हर वक्त खतरनाक जगहों में मत घुसा करो, जान सबसे जरूरी है। मैं याद रखूंगा। भाभी पीछे का काम संभाल लेंगी, तभी मैं बेफिक्र होकर और अंदर जा पाऊंगा और बड़ा माल ला पाऊंगा। मेरे इस स्टूडियो में किसी एक के बिना भी काम नहीं चलेगा। ये 2 बक्से ग्वांगझोउ जाने हैं, इन पर एक नंबर गलत लिखा है। ये किसने चिपकाया? मुझे लगा लगभग सही ही है। यहाँ लगभग कुछ नहीं होता। तुम्हें अगर लगभग सही लगेगा तो ग्राहक समझेगा हम ठग हैं। ठीक है, गलती को गोदाम में ही पहली बार में रोक दोगे तो बाहर जाकर 10 गलतियां कम होंगी। अब से माल बाहर जाने से पहले 2 लोगों के मिलान और हस्ताक्षर जरूरी होंगे। जो साइन नहीं करेगा वो माल को हाथ भी नहीं लगाएगा। ये लड़की देखने में तो बड़ी शांत लगती है, लेकिन काम में काफी सख्त है। सख्त होना ही सही है। कारोबार में नरमी बरतोगे तो घाटा ही करोगे। ये बैंगनी जेड का बचा टुकड़ा बहुत पतला है, इससे अंगूठी का फेस बनाना बेकार जाएगा। मेरी सलाह है कि इससे पेंडेंट बनाया जाए, हल्की लग्जरी वाली लाइन में।
तुम्हारी चलेगी, इसे महंगा कैसे बेचना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी, और जोरदार माल कैसे लाना है वो मेरी। तुम ये बात लाइव स्ट्रीम में बोलो, शायद वायरल हो जाए। नमस्ते, क्या आप फंक्शी ज्वेलरी के मिस्टर लिन फंग हैं? मैं ज्वेलरी होस्ट लिन वेइवेई हूँ। क्या आपको मिलकर लाइव स्ट्रीम में रफ स्टोन बेचने में दिलचस्पी है? लाइव स्ट्रीम में फॉलोअर भी पैसा होते हैं। लिन वेइवेई, तुम मेरे पास कैसे पहुंची? तुम लोगों का हाल का माल इतना जबरदस्त रहा है कि पूरी इंडस्ट्री में चर्चा फैल गई है। मौका दो, मैं तुम्हारा माल पूरे देश में बिकवा दूंगी। लाइव स्ट्रीम में रफ स्टोन बेचना ये सच में भरोसेमंद है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि लाइव रूम शुरू कैसे करते हैं। भरोसेमंद है या नहीं, ये दो बातों पर टिका है। पहली, माल असली है या नहीं। दूसरी, बोलने का ढंग और पूरी प्रक्रिया कितनी पक्की है। माल के असली होने की बात पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा। आजकल इतनी सख्ती से चलोगे तो पैसे नहीं कमाओगे। मुझे चिंता पैसे न कमाने की नहीं है, इंसान को अपने जमीर के सामने साफ रहना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सबसे कीमती पत्थर नहीं, भरोसा होता है। लाइव स्ट्रीमिंग भरोसे को 10 गुना बढ़ा देती है, फिर पैसे को भी 10 गुना बढ़ा देती है। चैन सर, आपको भी लाइव स्ट्रीमिंग की समझ है? मुझे लाइव स्ट्रीमिंग की समझ नहीं, मुझे लोगों की समझ है। इंसान या तो सस्ते के लालच में आता है या फिर अधिकार की बात मानता है। अगर तुम्हें लाइव करना है तो अपनी विश्वसनीयता सबके सामने रखनी होगी। हमारे पास चेन सर की योग्यताएं भी हैं और हर पत्थर का पूरा रिकॉर्ड भी। प्रक्रिया ठीक रखो, फिर कोई माहौल बिगाड़ना भी चाहे तो बिगाड़ नहीं पाएगा। वांशिंग सच में बहुत तेज दिमागी है। उसने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसने मेरी सबसे बड़ी चिंता को एकदम साफ साफ खोलकर रख दिया। ठीक है, तो फिर कोशिश करते हैं। शेन सर, आपको खबर तो बहुत जल्दी मिल गई। यह सर्कल इतना ही छोटा है। वह अभी की सबसे हॉट ज्वेलरी स्ट्रीमर है, उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अगर तुम सच में माल पूरे देश में बेचना चाहते हो तो यही सबसे छोटा रास्ता है। मुझे डर है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ से क्या डरना, तुम्हारा माल सामने रखा है, प्लेटफॉर्म से कनेक्शन मैं करा दूंगी। लॉजिस्टिक्स और आफ्टर सेल्स तुम लोग कंपनी की प्रक्रिया के हिसाब से चलाना। तुम बस एक बात याद रखना, डरना मत। जितना डरोगे उतना ही लगेगा कि तुम दोषी हो। ये सही कह रही है। ठीक है, तो फिर साथ काम करते हैं। उसे 3 दिन बाद यहाँ आने दो। 3 दिन बाद मैं भी अपने लोग वहां प्रक्रिया देखने भेजूंगी। कॉल खत्म होने के बाद कोई गड़बड़ मत करना। पहले मैं अपनी इन आंखों के भरोसे पत्थरों में अपनी जिंदगी तलाशता था। अब मुझे अपनी जुबान के दम पर यही पत्थर पूरे देश में बेचने हैं। हे भगवान, इस आंगन में तो पूरा माल ही माल पड़ा। तुम लोगों ने क्या खान खोल ली है? लिन वेइवेई, फंग भैया, मुझे आप जैसे सीधे बात करने वाले लोग ही पसंद हैं। चलो सीधे प्रक्रिया की बात करते हैं। हम ऑन द स्पॉट पत्थर काटने वाला मॉडल अपनाएंगे ताकि दर्शक अपनी आंखों से कटते हुए देखें। वही बल सबसे ज्यादा भरोसा दिलाता है। काट सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह ठोस होनी चाहिए। पहले बाहरी परत समझाओ, फिर क्वालिटी समझाओ, फिर जोखिम बताओ। नहीं तो दर्शकों को बस रोमांच याद रहेगा, कीमत नहीं। आज कैमरे पर आने वाले सभी पत्थरों को मैंने नंबर दे दिए हैं। वजन, श्रेणी और शुरुआती बोली की रेंज सब यहाँ लिखी है। कमाल, बिल्कुल प्रोफेशनल। वे बिटिया, थोड़ा पानी पी लो, थक मत जाना। भाभी, आप निश्चिंत रहिए। आज मैं फंग भैया को लाइव रूम का पत्थर काटने का बादशाह बना दूंगी। लाइव भी कर रहे हो और नाम भी कमा रहे हो। तुम जितना ज्यादा धूम मचाओगे, मैं उतना ही तुम्हें गिराऊंगा। एक बार नकली माल बेचने वाला ठहर गए, फिर इस जिंदगी में ज्वेलरी की दुनिया में सिर नहीं उठा पाओगे। 5 4 3। कई लोगों की शिकायत के कारण कि यहाँ नकली माल बेचा जा रहा है, लाइव रूम को फिलहाल बंद कर दिया गया है। क्या बंद कर दिया? हमारा सामान भी आ गया, लोग भी पहुंच गए, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। पहले घबराओ मत, मुझे दिख रहा है कि समीक्षा में 3 घंटे लगेंगे। कोई जानबूझकर खेल बिगाड़ रहा है। लियो जी, क्या तुम्हें लगता है मैदान बदलने से मैं डर जाऊंगा? इतना आसान? मैं तो समझा था ये लोग बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे। बस कुछ अकाउंट्स गए और काम हो गया। सच में ऊपर वाला मेरा साथ दे रहा है, जैसे भगवान खुद मदद कर रहे हो। 3 घंटे की समीक्षा में तो सारी गर्मी उतर जाएगी। यह नुकसान कौन भरेगा? ट्रैफिक चला गया तो फिर से लाया जा सकता है, लेकिन भरोसा गया तो सब खत्म। प्लेटफॉर्म को योग्यता प्रमाण, माल के स्रोत का विवरण और तीसरे पक्ष की प्रमाणिकता चाहिए। योग्यता प्रमाण मेरे पास है। म्यांमार जेड स्टोन मूल्यांकन संघ का प्रमाण पत्र, पुराने मूल्यांकन नंबर और पंजीकरण के कागजात सब यही हैं। फिर स्थानीय ज्वेलरी एसोसिएशन से संपर्क करें, ऑनलाइन नोटरी करवाएं, उन्हें दूर से गवाही देने दें और सीधे प्लेटफॉर्म को दिखाएं। अरे, ऐसा भी हो सकता है? हम किसी से बहस नहीं करेंगे, हम सबूत से बात करेंगे। हाँ, हम ऑनलाइन प्रमाणीकरण कर सकते हैं और दूर से पत्थर काटने की प्रक्रिया की गवाही भी दे सकते हैं ताकि माल की असलियत सुनिश्चित हो। योग्यता प्रमाण, गोदाम का रिकॉर्ड, नंबर वाली सूची, लाइट टेस्ट के वीडियो सब जमा कर दो।
और अगर फिर भी ना हुआ तो? फिर भी ना हुआ तो सबके सामने शिकायत करने वाले को पकड़ कर निकालूंगा। लेकिन अभी पहले सच को बोलने दो। खुल गया, लाइव रूम का बैन हट गया। चलो अभी तुरंत लाइव शुरू करते हैं। आज हम पत्थर काटने की प्रक्रिया का दूर से सत्यापन कराएंगे। हर कच्चे पत्थर का नंबर ट्रेस किया जा सकता है। सब लोग ध्यान से देखिए, मैं यहीं इस पत्थर को काटता हूं। अगर नकली निकला तो 10 गुना भरपाई। दोस्तों खुल गया, पूरा हरा निकला, सीधा धमाका हो गया। नंबर A07 की खिड़की खुल चुकी है। इसकी क्वालिटी आइस ग्रेड तक पहुंची है। उसी ग्रेड के हिसाब से लिंक डालो। इसकी चमक देखो, इसकी महीन बनावट देखो, ये असली माल है। जेड को बाहर से नहीं अंदर से परखा जाता है। ऑनलाइन लोग 3 लाख पार, ऑर्डर 20,000 पार। फंग भैया, आपका हथौड़ा गिरते ही पैसे जैसे बारिश बनकर बरस रहे हैं। काटना जारी रखो। नकली है, इसमें गोंद भरी गई है, बीसी माल है। अब देखता हूं तुम लोग इसे कैसे संभालते हो। क्या? फेंक भैया, हम तो माला माल हो गए, आप तो कमाल कर गए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज के इस सेशन ने नकली माल कहने वालों के मुंह पर तमाचा मार दिया। वापस जवाब देना तो बस शुरुआत है, आगे और भी लोग ज्यादा सख्ती से आएंगे। लाइव स्ट्रीम विभाग आज से बन गया। लिन वेई वेई, लाइव स्ट्रीमिंग डायरेक्टर। जी आदेश, मैं अपनी ऑपरेशन कैमरा और लाइव कंट्रोल वाली पूरी टीम ले आती हूँ। पूरा प्रोसेस में संभाल लूंगी। गोदाम को फिर से सेक्शन में बांटना होगा। लाइव के रिदम के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो माल निकलने में गड़बड़ हो जाएगी। जांच परख की प्रक्रिया भी तयशुदा करनी होगी। हर लाइव में बाहरी परत की समझाइश होनी चाहिए। रोशनी में दिखाना, नंबरिंग, लिंक लगाना और पत्थर काटने की गवाही, सब एक पूरा बंद चक्र बनना चाहिए। बड़े ग्राहकों से मैं बात करूंगा, तुम लोग लाइव में रिटेल ऑर्डर बेचो। मैं थोक व्यापारियों और फैक्ट्री के ऑनर स्थिर रखूंगा, तभी दाम टिक पाएंगे। पहले मैं अकेला सब कुछ उठाता था, अब सबकी अपनी अपनी जगह होगी, तभी बड़ा पैसा बनेगा। इस आदमी के पास जो कच्चे पत्थरों के स्रोत हैं, वे मामूली नहीं हैं। चूसर, मुझे क्या करना है? लिन फेंग और फेंगशी ज्वेलरी की जांच करो। उसके हाथ का माल मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। समझ गया। जो दिव्य जेड साधारण आंखों से नहीं दिखता, उसे सिर्फ दिव्य दृष्टि वाला ही निकाल सकता है। उसका हर कट इतना सही बैठा है जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। मुहर ढीली पड़ गई है। जब जेड देव फिर से उठेगा तो वह अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। पहले उसे परखो, उसकी खदान की सप्लाई काटो, उसकी बिक्री का रास्ता काटो। उसे पाखांग की जेडनस के केंद्र तक पहुंचने मत दो। क्यों? क्यों वह एक ही बार में 1 करोड़ कमा ले और मैं अपना एक अकाउंट तक न बचा पाऊं? वो भैया, मैं तुम्हें 2 लाख एडवांस दूंगा। तुम फेंगशी ज्वेलरी की कच्चे पत्थरों वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ी लूटने में मेरी मदद करो। काम हो जाने के बाद और 2 लाख दूंगा। हे, ये लिन फेंग तो सच में मोटा शिकार है। मुझ पर छोड़ दो, इसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। ये लड़का श्याओ लिन सच में बहुत आगे निकला है। मेरी जैसी बूढ़ी हड्डियां भी उसके साथ रहकर जैसे पुराने पेड़ में नई कॉम्प्लें फूट आई हों, बड़ा लाभ मिला है। बस इस बार मैं ये माल की गाड़ी सलामत मिस्टर वांग तक पहुंचा दूं, तो फिर चाहे जितनी तकलीफ हो, सब वाजिब है। माँ दादा सही है ना? बहुत पहले से सुन रखा है कि बूढ़े तुम गाड़ी पक्की चलाते हो, लेकिन आज तुम ये रास्ता पार नहीं कर पाओगे। जल्दी गाड़ी बंद करो, चुपचाप नीचे उतरो और माल उतार दो। तुम लोग दिन दहाड़े रास्ता रोकर डकैती कर रहे हो, ये कानूनन जुर्म है। इस गाड़ी में फेंगशी ज्वेलरी का माल है। तुम्हें डर नहीं कि लिन फेंग तुमसे हिसाब मांगेगा? बहुत बकवास मत करो। ये लिन फेंग आखिर है क्या चीज? आज मैं उसी का माल लूटने आया हूं। लड़कों चढ़ जाओ। तुम जानवरों की टोली, लूटना है तो लूट लो। ये माल शाओलिन की जान है। आज अगर तुम इसे ले भी गए। बूढ़े, मौत सिर पर आ गई फिर भी जुबान इतनी सख्त है। यकीन मानो मैं अभी तुम्हारा खून बहा दूंगा। जा पीछे वाले डिब्बे का ताला तोड़ दे। इस सुनसान पहाड़ी इलाके में पुलिस कहां से आ गई? किसने पुलिस को खबर दी? पुलिस। सब हथियार नीचे रखो, दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ जाओ, वरना जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी विरोध करेगा उसे मौके पर ढेर कर दिया जाएगा। गया काम सब खत्म हो गया। तुम मुझे किस हक से पकड़ रहे हो? डकैती, जानबूझकर चोट पहुंचाना, मौके पर पूरे सबूत मौजूद हैं। ले जाओ। अपने बाप से रोटी छीनने चले थे, जाओ पहले वापस जाकर ढंग से सीकर आओ। मैंने तो बस गाड़ी रोकी थी, थोड़ा डराया था। लूट तो हुई ही नहीं। लोहे की रॉड, चाकू, रोड ब्लॉक, पहचान वाले वीडियो सब मौजूद हैं। गाड़ी में लोकेटर का अलार्म रिकॉर्ड भी है। मौके के कैमरे में तुम्हारा दरवाजा लात मारना, शीशा तोड़ना और आदमी को घसीटना भी रिकॉर्ड हुआ है। बोलो किसने कहा था? नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। इस मामले की गंभीरता के हिसाब से तुम्हें 10-15 साल जेल में सड़ना पड़ेगा।
तुम्हारे वे साथी जरूरी नहीं तुम्हारे लिए वफादार रहें। जो पहले बोलेगा उसकी कम से कम कुछ साल सजा घट सकती है। लियोजी, उसी लियोजी ने पैसे दिए थे फेंगशी ज्वेलरी की गाड़ी लूटने को कहा था। उसने कहा था गाड़ी में सब कच्चे पत्थर हैं, एक बार हाथ लग गए तो सीधा मालामाल हो जाओगे। पैसे कैसे दिए गए? कितने? पहले 2 लाख एडवांस दिए, कहा काम हो गया तो और 2 लाख मिलेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हिलो मत, फोन निकालो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। 1 लाख एडवांस लियू हु को ट्रांसफर किया गया और तुम कहते हो तुमने कोई जुर्म नहीं किया। लियोजी, तुम पर डकैती की साजिश और जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। हमारे साथ चलो। मैं नहीं, मुझ पर झूठा इल्जाम है। झूठा है या नहीं पूछताछ कक्ष में पता चल जाएगा। माँ दादा आप ठीक तो हैं? हल्की चोट है, बस थोड़ा छिल गया है। उन हरामियों ने गाड़ी लूटने की कोशिश की पर कर नहीं पाए। दादा, लोकेटर ने सच में काम कर दिखाया। बहुत बड़ा काम किया तुम्हारा। वो छोटा काला डिब्बा ज्यों ही चमका पुलिस की सायरन आ गई। अच्छा हुआ जीपीएस लगा था, नहीं तो उस पूरी गाड़ी का माल। अब कुछ लोग हाथ और ज्यादा गंदा करने लगे हैं। आगे से ढुलाई की पूरी प्रक्रिया सख्त नियमों में करनी होगी। ताला लगाओ, लोकेशन सेट करो, लोग चढ़ाओ। आज से हर खेप में 2 ट्रक साथ चलेंगे। रास्ता तय नहीं होगा, जो भी मेरी गाड़ी पर हाथ डालेगा उसे अंदर भिजवा दूंगा। ये आदमी आसान नहीं लगता, किस लिए आया है? नमस्ते मिस्टर लिन फेंग, मेरा नाम चूमे ग्याओ है। खूचान, वो तो सचमुच का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। चीफ चू, आपका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। इधर आइए। मिस्टर लिन, लगता है बाहर वालों ने आपके बारे में गलत राय बना रखी है। आपकी ये जगह कोई ढीला ढाला जुगाड़ू अड्डा नहीं है। काम बहुत सख्ती और तरीके से होता है। चीफ चू, आप जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हैं। हम कीचड़ से रेंगते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करते। मैंने आपके लाइव रिकॉर्डिंग और शिपमेंट के रिकॉर्ड ध्यान से देखे हैं। माल असली है और क्वालिटी भी बहुत स्थिर है। लिन फेंग, तुम्हें अभी अच्छे माल की कमी नहीं है। कमी है तो बस ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच की जो तुम्हें सच में आसमान तक पहुंचा दे। चीफ चू, हमारे हर बैच का सख्त नंबरिंग रिकॉर्ड बनता है। माल के अंदर बाहर जाने पर दोहरी जांच होती है और लाइव स्टोन कटिंग के दौरान तो राष्ट्रीय ज्वेलरी एसोसिएशन के लोग दूर से नोटरी और गवाही भी करते हैं। तुम सु वानछिंग हो। मैंने तुम्हारे डिजाइन देखे हैं, उनमें बहुत जान है और पीछे से तुम लोगों का नियंत्रण इतना कड़ा है, ये अच्छी बात है। चीफ चू, आप इतनी दूर से सिर्फ हमारी तारीफ करने तो नहीं आई होंगी। आप किस तरह का सहयोग चाहती हैं? मैं क्विचान के वैश्विक नेटवर्क का इस्तेमाल करके तुम्हारे गहने दुनिया भर में बेच सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। 3 महीने बाद म्यांमार में 10 साल में एक बार होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष जेडाई पब्लिक बिडिंग होगी। तीनों बड़े परिवार वहाँ होंगे और तुम्हें भी जाना होगा। पब्लिक बिडिंग? वो तो बड़े बड़ों की भिड़ंत की जगह है। पब्लिक बिडिंग ही असली मेज है जो सिर्फ टॉप ज्वेलर्स की होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस पब्लिक बिडिंग में दुनिया भर के ज्वेलरी दिग्गजों के सामने 3 बड़े परिवारों के एकाधिकार को तोड़ दो। तुम ये दांव लगाने की हिम्मत रखते हो या नहीं? क्यों नहीं रखता? हिम्मत है, लेकिन इतना काफी नहीं है। तुम्हें जीतना होगा। मैं लिन फेंग जिंदगी में कभी किसी और की जीत का पायदान नहीं बना। जीतना है तो ऐसा बेमिसाल माल चाहिए जो सच में पूरी महफिल थाम ले। साधारण आइस ग्रेड या हाई आइस ग्रेड लेकर जाओगे तो वो अंतरराष्ट्रीय दिग्गज उसे मजाक समझेंगे। इसलिए मैं आज तुम्हें संसाधन देने आई हूँ, मंच देने आई हूँ, खेल में उतरने के नियम देने आई हूँ और बदले में मुझे जीत का नतीजा चाहिए। इस पल से 3 महीने की उलटी गिनती शुरू। तुम हर दिन जो बर्बाद करोगे, जीत की संभावना उतनी कम होती जाएगी। ये माल पब्लिक बिडिंग में असर नहीं करेगा। आसमान छूती बोली चाहिए तो कुछ ऐसा चाहिए जो सफर भारी पड़े। फेंग भाई, मैंने कुछ पुराने खदान गड्ढों का इंतजाम कर लिया है। हम कल अंदर जा सकते हैं। सील कर दिया गया है। सुरक्षा जांच चल रही है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कल तक तो कह रहे थे अंदर जा सकते हैं, आज अचानक सील कैसे हो गया? ऊपर से आदेश आया है। फेंक भाई, ये 3 बड़े परिवारों का काम है। मेरी खदान की राह काट रहे हैं। जितना मुझे रोकेंगे मैं उतना ही जरूर खोद कर निकालूंगा। जिन गड्ढों में जा सकते हो वहां कुछ निकलता नहीं। जिनमें माल है वहां जाने नहीं देते। उन्हें सुरक्षा से मतलब नहीं, वो तुम्हें भूखा मारना चाहते हैं। पब्लिक बिडिंग किसी का इंतजार नहीं करेगी। तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता है। पैसे देकर तैयार बड़ा माल खरीद लो। खरीदा हुआ माल मेरी ट्रम्प कार्ड नहीं है। मुझे वो चाहिए जो उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दे। चलो यहां चलकर देखते हैं। ये जगह बहुत पुरानी है, कोई इसे छूता तक नहीं। जितना कम लोग इसे छुएंगे उतना ही ज्यादा संभावना है कि माल छिपा हो।
उन्होंने मुख्य रास्ता बंद किया है तो मैं पगडंडी से जाऊंगा। यहाँ कोई नहीं आता, पहले ये धंस चुका है। खदान मालिक ने इसे अपशकुन मानकर कई सालों से बंद कर रखा है। ऐसी ही जगहों में चीजें सच में छिपी रहती हैं। पक्का? यही नीचे है, रंगीन चमक, विरासत स्तर का। नांदी, तुमने तो जैसे पूरा आसमान ही मेरे नाम गिरवी रख दिया। फेंक भाई, हम पूरी रात खोदते रहे हैं, पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। इस गड्ढे में सच में कुछ है? आकुन, खदान का काम करने वाले सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? सबसे ज्यादा डर आधे रास्ते में हार मान लेने से होता है। पैसा तो आखिरी फावड़ा चलने पर ही दिखता है। फेंक भाई, आपको जरा भी डर नहीं लगता? डरने से क्या होगा? मैं डर चुका हूं, लेकिन बकाया मजदूरी में एक पैसा भी कम नहीं हुआ। ऐसे ही खोते रहे तो पहले आदमी ही मर जाएगा। अगर छोड़ना है तो ऊपर चले जाओ। अगर लिन फेंग पर भरोसा है तो बस 1 घंटा और खोदो। ठीक है, इस बार फेंक भाई पर भरोसा करता हूँ। जितना खोते जा रहे हैं उतनी चमक बढ़ रही है। नांदी ने मुझे धोखा नहीं दिया। ये यही नीचे है, मिट्टी की इसी परत के पीछे। यही मेरा पलटवार करने वाला ध्रुव का इक्का है। इसे हाथ लग गया तो मैं पब्लिक बिल्डिंग की मेज पर चढ़कर तीनों बड़े परिवारों की इज्जत सबके सामने रौंद दूंगा। मिल गया। ये चमक, ये रंग, पुरानी खदान का ग्लासी इंपीरियल ग्रीन। 20 किलो, विरासत लायक, न कोई रुई सी अशुद्धि, न दरार, रंग एकदम एकसार, कीमत बेमिसाल। 50 करोड़। अभी बेचो, मैं यहीं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं बेचूंगा। फेंक भैया, ये माहौल तो हद से ज्यादा डराने वाला है। मुझे लग रहा है आसपास के सब लोग मेरे हाथ वाले बक्से को ही घूर रहे हैं। ये सरकारी इलाका है, यहाँ कोई छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। सीना तान के चलो, आज हम कोई मामूली चीज नहीं, बड़ा खजाना लाए हैं। आज सिर्फ दुनिया भर के बड़े दिग्गज ही नहीं, म्यांमार के तीनों बड़े स्थानीय खानदान भी पूरे के पूरे आए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है, तुम्हारे जैसे बाहरी आदमी को वो अपने सिर पर चढ़ने नहीं देंगे। वे दबाना चाहते हैं तो पहले ये भी देख लें कि दबा भी पाएंगे या नहीं। आज मैं दुनिया भर के जौहरियों को फेंगशी ज्वेलरी का नाम याद करा दूंगा। चलो अंदर चलते हैं। हे भगवान, न कोई अशुद्धि न दरार, इसकी पारदर्शिता तो हद तक पहुंची हुई है। ये वही दंत कथाओं वाला पुरानी खदान का ग्लासी इंपीरियल ग्रीन है। 30 किलो, इतना बड़ा आकार, ये तो सच में प्रकृति का चमत्कार है। ये पत्थर तो पीढ़ियों तक संभाल कर रखने लायक विरासत है। धत्त, आखिर किस बिल से इसने ऐसा देवस्तर का माल खोद निकाला? माल चाहे जितना अच्छा हो, आज उसे यूं ही चमकने नहीं देना है। अपने लोगों को खबर कर दो, थोड़ी देर में नीलामी में उसे सबक सिखाना है। माननीय मेहमानों, आज हमें एक बेजोड़ खजाने के दुनिया के सामने आने का सौभाग्य मिला है। विरासत स्तर का पुरानी खदान का ग्लासी इंपीरियल ग्रीन कच्चा पत्थर, वजन 20 किलो, बिल्कुल बेदाग। अब बोली शुरू होती है। शुरुआती कीमत 10 करोड़। 15 करोड़। 18 करोड़। 20 करोड़। 30 करोड़। ये माल मुझे हर हाल में चाहिए। 50 करोड़। मैं 50 करोड़ लगाता हूं। यही है बेहतरीन जेट की असली कीमत। दैवी नजर ने मुझे सिर्फ दौलत ही नहीं दी, इस दुनिया की छोटी तक पहुंचने का टिकट भी दिया है। 60 करोड़। 70 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़। इस सज्जन ने 100 करोड़ की बोली लगाई है। क्या इसे ऊंची बोली कोई और लगाएगा? 100 करोड़ पहली बार, 100 करोड़ दूसरी बार, 100 करोड़ तीसरी बार। सौदा पक्का। इस सज्जन को बधाई। 100 करोड़, पूरे 100 करोड़। शाओलिन, तुमने इतिहास रच दिया। तुमने हमारे देश के जौहरियों की शान दिखा दी। चेन साहब, ये तो बस शुरुआत है, असली तमाशा तो अभी बाकी है। मुबारक हो प्रेसिडेंट लिन, आज से आप अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी जगत की एक दास्तान बन गए हैं। देश के भीतर की बिसात मैं बिछा चुका हूं, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी मुझे हर हाल में लेना है। उसे उछलने दो। जितना ऊंचा चढ़ेगा उतना बुरा गिरेगा। ब्लैक रॉक खदान से संपर्क करो, कह दो लिन फेंक जल्द लौटने वाला है, तैयारी शुरू कर दें। मैं चाहता हूं लिन फेंक के पास कमाने की जान हो, मगर खर्च करने की नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, ग्वांगझो वाला ट्रक दबाव डाल रहा है, इन पत्थरों की बोरियां फौरन सील करो। इस बोरी में साधारण कंकड़ है या विंडो कट जेट? इसका लेवल गिर गया है। छोड़ो भी, जैसे तैसे ठूस दो, बस गाड़ी निकलने में देर नहीं होनी चाहिए। रुको, सब कुछ नीचे रख दो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये अहम ग्राहकों के लिए भेजा जाने वाला टॉप ग्रेड माल है। इसमें कचरा मिला दोगे तो हमारी कंपनी की साख बची रहेगी क्या? सब लोग अभी की अभी शिपमेंट रोक दो, सब कुछ दोबारा गिनती में लो। ये क्या बेहूदगी है? जेड के कच्चे पत्थर क्या गोभी की तरह इधर उधर फेंके जाते हैं? जो भी नए आए हैं सब अभी तुरंत मेरे पास इकट्ठा हो जाओ। ध्यान से देखो, इसे ब्लैक उषा स्किन कहते हैं। लाइट मारकर इसकी पारदर्शिता देखो और देखो कि किस्म पुरानी है या नहीं। अब फिर किसी को कंकड़ों और जेड को साथ रखते देखा तो उसी वक्त दफा हो जाना। डिस्प्ले एरिया के माल पर पूरी रोशनी होनी चाहिए और पैकिंग एरिया के सारे बक्सों पर नाजुक सामान का लेबल लगे, दोहरी जांच के साथ। आज से खदान में 3 शिफ्ट चलेंगी, सुरक्षा पहले, उत्पादन बाद में।
जो भी थकान की हालत में काम करेगा मैं उसकी टांगें तोड़वा दूंगा। तुम सबने बहुत मेहनत की, लो गरम गरम खाओ, थोड़ा ज्यादा मांस खाओ, ताकत लौटेगी। आज तो सच में बड़ा जोखिम हो गया था। अच्छा हुआ आखिर में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई। कंपनी बहुत तेजी से फैल रही है, ये बढ़त के साथ आने वाला जरूरी दर्द है। अब नियम कायदे खड़े हो गए हैं, आगे सब आसान होगा। हमारी दिन ब दिन और प्रोफेशनल होती फिंगशी ज्वेलरी के नाम। पहले हर बात मैं अकेला ही संभालता था, हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं कोई कदम गलत ना पड़ जाए। आज तुम सबको देखकर मेरे मन को सुकून मिला है। अब आखिरकार हर चीज मुझे अकेले नहीं उठानी पड़ेगी। फेंक भैया, पुरानी खदान वाले इलाके की ऊपरी परत का माल लगभग खत्म हो चुका है। अब और नीचे खोदना बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे पास एक जगह है। ये क्या है? ये उस समय की खदानों के बंटवारे का नक्शा है, जब मैं एक बूढ़े खनिक के साथ काम करता था और चुपके से इसकी नकल बनाई थी। एक छोड़ी हुई छोटी खदान है जिसका नाम यूएया खदान है। कई सालों से उजड़ी पड़ी है। अब वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वहां जाने की कोई हिम्मत क्यों नहीं करता? जब नक्शा है तो साफ है कि वहां पहले खुदाई हुई थी। यूएया खदान के बारे में मैंने सुना है, 3 साल पहले वहां से मुट्ठी जितना बड़ा बेहतरीन बैंगनी जेड निकला था, जिसने खूब सनसनी मचाई थी। हाँ, लेकिन बाद में अचानक भयंकर धंसाव हुआ। 2 मजदूर वहीं दब गए, उनकी लाश तक नहीं निकाली जा सकी। खदान के मालिक को लगा वो जगह बहुत अशुभ है, तो उसने उसे पूरी तरह बंद करवा दिया। फिर कोई वहां एक कदम भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करवाया। श्याओलिन, उस जगह नहीं जाना चाहिए। म्यांमार में ये बातें बहुत मानी जाती हैं, जहां लोग मरे हों ऐसी खदानों की मनहूसियत बहुत भारी होती है। उसके चक्कर में पड़े तो बड़ी बदकिस्मती आती है। फेंक भैया, बूढ़े चेन सही कह रहे हैं। ऐसा जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा चाहे कितना भी हो, अगर हमारे पास टॉप दर्जे के कच्चे पत्थरों का सहारा नहीं होगा तो देर सवेर वे बड़े खानदान हमें फिर पैरों तले रौंद देंगे। दिव्य नेत्र ने मुझे जो शक्ति दी है वह है हर झूठे भ्रम के पार देखना। जो जगह दूसरों को मौत का गड्ढा लगती है वहीं शायद मेरे उठ खड़े होने की किस्मत वाली जगह हो। दौलत जोखिम उठाने से ही मिलती है। 3 साल पहले वहां से बैंगनी जेड निकला था, इसका मतलब वहां की खदान की नस बहुत उम्दा है। दूसरे जाने की हिम्मत नहीं करते, मैं करता हूँ। फेंक भैया, आप जाने की हिम्मत रखते हैं तो मैं भी आपको रास्ता दिखाने की हिम्मत रखता हूँ। ज्यादा से ज्यादा जान ही जाएगी। इस जगह का माहौल बहुत मनहूस है। श्याओलिन, चलो वापस चलते हैं। फेंक भैया, नीचे घुप अंधेरा है, गहराई का कोई अंदाजा नहीं, हम देखेंगे कैसे। चुप रहो, मुझे ध्यान से देखने दो। लाओचेन, आकुन, इस बार हम सच में बड़ा खजाना निकालने वाले हैं। सुना तुमने? उस लिन फेंक को न जाने क्या सूझी, जाकर यूएया गड्ढा ही किराए पर ले लिया। यूएया गड्ढा? अरे वो तो मुर्दों को दफनाने वाला मनहूस गड्ढा है। बॉस लिन के पास इतना पैसा है, फिर वह ऐसी मनहूस चीज में क्यों पड़ रहा है? मुझे लगता है सार्वजनिक बोली में थोड़ा पैसा क्या कमा लिया, उसका दिमाग ही चढ़ गया। सच में खुद को कोई देवता समझने लगा है। मुर्दों वाला गड्ढा तक खोदने चला गया। मेरे हिसाब से इस बार उसका सब कुछ डूब जाएगा। पहनने को पैंट तक नहीं बचेगी। हाँ, जैसे किस्मत पूरी उम्र उसके साथ रहेगी। चलो स्टूल लेकर बैठते हैं और देखते हैं कि वो लिन फेंग कैसे बर्बाद होकर कूदता है। इन नीच लोगों को, जो लोगों को तुच्छ समझते हैं, मैं इनके मुंह फाड़ दूंगा। कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या तुम भी उसे काटोगे? चलो अपना असली काम करते हैं और सच से उनके मुंह पर तमाचा मारते हैं। मैं नहीं कर रहा, ये साला बिल्कुल बेकार गड्ढा है। बॉस लिन तो बस अनाड़ी है, यूं ही बेकार हुक्म चला रहा है। इस जगह तो बाल बराबर भी कुछ नहीं है और खोते रहना बस मेहनत बर्बाद करना है। सब उठो, फेंक भैया के पैसे लिए हैं तो काम भी करना पड़ेगा। कुन भैया, ऐसी बात नहीं कि हम मेहनत नहीं कर रहे, बात यह है कि इस गड्ढे में सच में कुछ नहीं है। दिव्य नेत्र का एहसास कभी गलत नहीं होता, वह बैंगनी चमक यहीं नीचे है। सब लोग बस आखिरी बार आधा मीटर और नीचे खोदो, सिर्फ आधा मीटर, उसके बाद काम बंद। आधा मीटर से भला क्या उखड़ जाएगा? तल तक पहुंच गए, नीचे बहुत सख्त पत्थर है। हटो, मैं करता हूं। लग गया, सच में नीचे कोई सख्त चीज है। हटो, सब हटो। फेंक भैया जल्दी आकर देखिए। इस बाहरी परत को देखो, हे भगवान, जल्दी इसे बाहर निकालो। ध्यान से देखो। ये बर्फीली किस्म गहरे रंग वाला बैंगनी जेड है। इतना बड़ा बैंगनी जेड का टुकड़ा, इसकी कीमत कितनी होगी? सबने मेहनत की, मगर यह तो बस शुरुआत है। इस गड्ढे में अभी और माल है। भाइयों, फेंक भैया के साथ काम करोगे तो फायदा मिलेगा, खोदते रहो। सच में बेमिसाल माल निकल आया। अरे वो तो मुर्दों वाला गड्ढा था। अगर पहले पता होता कि बॉस लिन इतने कमाल के हैं तो मैं भी उसी वक्त नाम लिखवा देता। पूरा 1 हफ्ता लगा, 18 बर्फीले बैंगनी जेड के टुकड़े निकले। यूएया गड्ढे की यह खनिज नस खुल गई। फेंक भैया, पूरे 18 बोरे हैं, अब तो हम माला माल हो गए। सब भाइयों को बोनस दो, हर एक के लिए बड़ा लिफाफा बांधो। फेंक भैया, सही खान से ज्यादा जरूरी सही आदमी के साथ चलना होता है।
आगे और भी सरप्राइज है, ये तो बस शुरुआत है। बॉस लिन, प्रेसिडेंट लिन, आपकी कंपनी में अभी भर्ती चल रही है क्या? बॉस लिन, पहले हमारी ही आंखें बंद थी, हमें भी कोई काम दे दीजिए। आखिर तुम वापस आ ही गए। शेन दीदी, दरवाजे पर इतने अनजान चेहरे क्यों हैं? तुम्हारे बेहतरीन बैंगनी जेट निकालने की खबर फैल चुकी है। देश के जौहरी ऐसे टूट पड़े हैं जैसे खून की गंध सूंघकर शार्क आती है। अभी अंदर दर्जन भर से ज्यादा लोग तुम्हारा माल लेने के इंतजार में बैठे हैं काफी जल्दी पहुंच गए। और ऊपर से हर एक की बोली पिछले से ज्यादा है। चलो अंदर चलकर उनसे मिलते हैं। अच्छा मिस्टर लिन, ये 3 सबसे बड़े और सबसे बढ़िया क्वालिटी वाले टुकड़े हैं। मैं 2 करोड़ लगाता हूँ। 2 करोड़ में ले जाना चाहते हो? मैं 2 करोड़ 50 लाख देता हूँ। क्या तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में अड़चन डाल रहे हो? सेठ हूँ, शांति से, मेल जोल में ही कमाई है। हमारी फेंगशी ज्वेलरी का नियम है, अच्छा माल कभी बिकने से नहीं रुकता। नियम के मुताबिक शेन दीदी ही जानकार है। आज का यह सौदा पूरी तरह शेन दीदी तय करेंगी। इन 18 बैंगनी जेट के टुकड़ों को मैंने किस्म, पारदर्शिता और वजन के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांट दिया है। ए ग्रेड की शुरुआती बोली 3 करोड़ होगी, सी ग्रेड 1 करोड़ 50 लाख से शुरू होगा। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा माल उसी का होगा, मोल भाव नहीं होगा। मैं 3 करोड़ 50 लाख देता हूँ। 3 करोड़ 80 लाख। शेन दीदी का हुनर तो कमाल है, इन्होंने जबरदस्ती कीमत 20% बढ़ा दी। इन 18 पत्थरों ने फेंगशी ज्वेलरी की नींव पूरी तरह मजबूत कर दी। आप सभी मालिकों का साथ देने के लिए धन्यवाद। इस बार का सारा बैंगनी जेट बिक चुका है। कुल सौदा 8 करोड़ का हुआ है। ये खेप ग्वांगझो भेजनी है, मिलान करके सील कर दो। वह वाला बैच बीजिंग भेजो, उस पर एक्सप्रेस का लेबल लगा दो। मादा, आप निश्चिंत रहिए, सब 3 बार मिलान कर लिया है। गलती नहीं होगी दादा, आप लोगों ने रात भर मेहनत की, बहुत कष्ट हुआ। अरे इसमें कैसी मेहनत, हमारे हाथों से 8 करोड़ का माल बाहर जा रहा है, ये तो गर्व की बात है। श्याओ लिन, तुम्हारा कारोबार तो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। अरे ये तो बस शुरुआत है, अच्छे दिन अभी आगे हैं। चलो लिन फेंग। जी मादा। आइए आइए, थोड़ा और खाइए। आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। ये जाम आप सबके नाम, आप लोगों के बिना फेंगशी ज्वेलरी आज यहाँ तक नहीं पहुंचती। चीयर्स। अफेंग भैया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये क्या है? मैंने बचे हुए वायलेट जेट के टुकड़ों से 3 रातें जागकर गहनों का एक सेट डिजाइन किया है। ये डिजाइन तो कमाल का जीवंत है। मैंने इसका नाम जिशिया सीरीज रखा है। वांचिंग, तुम तो सच में अनमोल हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी रेखाएं बहुत सहज और स्वाभाविक हैं, जरा भी बनावटीपन नहीं है। सबसे खास बात यह है कि इस डिजाइन में वायलेट की धुंधली कोमल खूबसूरती पूरी तरह उभर कर आई है। वांछिंग बिटिया, तुम्हारी ये कला राजधानी की बड़ी दुकानों में भी सबसे अलग नजर आएगी। चेन सर, आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं तो बस यूं ही कोशिश कर रही थी। ठीक है, जब चैन सर ने भी मान लिया तो फिर ये बात तय रही। वांचिंग, ये डिजाइन ड्राइंग्स सीधे फैक्ट्री भेजो, तुरंत प्रोडक्शन शुरू करवाओ। अफिंग भैया, प्रोडक्शन आप संभालिए, बिक्री मुझे दीजिए। मैं लाइव स्ट्रीम से पहले ही माहौल बना दूंगी। तुम्हारे पास क्या अच्छा आइडिया है? ये हमारी फेंगशी ज्वेलरी की पहली ओरिजिनल हाई एंड ज्वेलरी लाइन है। मैं गारंटी देती हूँ, लॉन्च होते ही धड़ाधड़ बिकेगी। दोस्तों, इसकी चमक देखिए, इसका रंग देखिए, यही है आज के प्री लॉन्च का मुख्य आकर्षण, जिशिया सीरीज का कच्चा पत्थर। ये हमारी चीफ डिजाइनर की दिलोजान से बनाई गई ओरिजिनल डिजाइन है। आज सिर्फ बुकिंग खुलेगी और पहले 1000 ग्राहकों को एक्सक्लूसिव कस्टम पैकेजिंग मिलेगी। ये रफ्तार तो ऐसी है जैसे पैसे लूटे जा रहे हों। अफिंग भैया, बिक गया क्या? सबको पसंद आया क्या? लिन साहब, 10 मिनट। 10 मिनट में क्या हुआ? लाइव शुरू हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और हमारी बिक्री 50 लाख पार कर गई है। 3 दिनों में 5000 तैयार सेट और उसके बाद 10,000 प्री ऑर्डर वाले सेट, सबके सब बिक गए। वांछिंग, अब तो तुम हमारे ज्वेलरी जगत की सबसे चमकती नई सितारा बन गई हो। सब अफेंग भैया की अच्छी पत्थर चुनाई और वे दीदी की शानदार लाइव स्ट्रीम की वजह से है। मैंने तो बस कुछ डिजाइन बना दिए थे। तुम्हारी डिजाइन ही वो चीज है जो पत्थरों में जान डालती है। लो, ये तुम्हारा बोनस है। अफेंग भैया, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। लो रखो। सिर्फ बोनस ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। मेरे साथ चलो। वांछिंग डायरेक्टर जी नमस्ते। लिन सर नमस्ते। ये क्या? आज से ये जगह वांचिंग डिजाइन स्टूडियो होगी। ये सब फाइन आर्ट्स अकादमी से लाए गए होनहार लोग हैं। अब से ये तुम्हारी टीम में रहेंगे। अफेंग भैया, मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ, आगे चलकर मैं और ज्यादा और बेहतर डिजाइन बनाऊंगी। आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है, पूरे दिल से काम में लग जाओ। शियाओलिन, बड़ी मुसीबत हो गई है। दादा, आप पहले घबराइए मत, बैठिए और थोड़ा पानी पीजिए। क्या हुआ है? अभी पानी नहीं उतर रहा।
हाल ही में कस्बे जाने वाली मुख्य सड़क अचानक बड़े मरम्मत काम के लिए बंद कर दी गई है। कहते हैं डामर बिछाना है और पूरे आधे महीने के लिए बंद रहेगी। आधा महीना? तो फिर हमारे कच्चे पत्थर और गहने बाहर कैसे भेजेंगे? अरे मुसीबत तो यही है, हमारी सारी गाड़ियां रास्ते में फंसी पड़ी हैं, ना अंदर आ पा रही हैं, ना बाहर जा पा रही हैं। अब बाहर के बहुत से ग्राहक माल के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं, फोन पर फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं अगर अब भी माल नहीं भेजा तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर देंगे। मुख्य सड़क आधे महीने के लिए बंद है। हर जाना देना तो दूसरी बात है, लेकिन हमारी फेंगशी ज्वेलरी ने जो नाम अभी अभी बनाया है, अगर वो खराब हो गया तो आगे इस कारोबार में टिकना मुश्किल हो जाएगा। और 3 ग्राहक फिर से दबाव डाल रहे हैं, कल दोपहर तक हर हाल में माल भेजना होगा, नहीं तो ऑर्डर रद्द कर देंगे। दादा, आपने उस रास्ते की बात पहले क्यों नहीं बताई? इन दिनों अभी बारिश हुई है, रास्ता पूरा कीचड़ से भरा है, जरा सी चूक हुई तो गाड़ी पलट सकती है, बहुत खतरनाक है। फेंक भैया, मैं जाऊंगा। आकुन, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, ये कोई मजाक नहीं है। फेंक भैया, उस पहाड़ी रास्ते पर मैं पहले पुराने खनिकों के साथ न जाने कितनी बार गया हूँ। आंखें बंद करके भी बता सकता हूँ कहाँ गड्ढा है। माल की एक खेप कंपनी की जीवन रेखा से जुड़ी है। मैं खुद टीम लेकर जाऊंगा और गारंटी है कि सब कुछ पूरा का पूरा समय पर पहुंचेगा। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। गाड़ी जाए तो जाए, माल खो जाए तो भी चलेगा, लेकिन आदमी मुझे सकुशल वापस चाहिए। फेंक भैया, आप निश्चिंत रहिए। धीरे, आगे तीखा मोड़ है, अंदर की तरफ सटकर चलो। कौन भैया, गाड़ी फिसल रही है, घबराओ मत, स्टीयरिंग संभाल कर रखो, एक्सेलरेटर दबाओ। फेंक भाई ने अपनी जान माल सब मेरे भरोसे छोड़ दिया है, चाहे रेंग कर जाना पड़े, ये माल मैं हर हाल में मंजिल तक पहुंचाऊंगा। कौन भाई, इस बार तो वाकई बड़ी मुश्किल हो गई थी, अच्छा हुआ वक्त पर पहुंचा दिया, लिन साहब का काम नहीं रुका। हाँ, अब लौटकर चैन की नींद सो पाएंगे। गाड़ी रोको, जल्दी रोको। इतना बड़ा कच्चे पत्थरों का इलाका, अब तो किस्मत खुल गई। फेंक भाई देखो, वही वाला इलाका है। इतना बड़ा कच्चे पत्थरों का इलाका, ये तो मानो कुदरत ने खुद खजाना लाकर दे दिया हो। पीली फेई और लाल फेई है, भले ही सम्राट हरा जैसा सबसे उम्दा माल नहीं है, लेकिन मात्रा बहुत है और क्वालिटी भी बेहतरीन है। आकुन, तुमने बड़ा काम कर दिखाया है, इसके नीचे काफी अच्छा माल छिपा है जो हमारी मौजूदा सप्लाई की कमी पूरी करने के लिए काफी है। फेंक भाई, माल तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ की जमीन बहुत पेचीदा है, बड़े खुदाई वाले मशीनें अंदर आ ही नहीं सकती। हमारी खान के इतने से लोगों के भरोसे पता नहीं कब तक खुदाई पूरी होगी, मशीनें अंदर नहीं आ पाएंगी। तो फिर सबसे पुराना तरीका अपनाते हैं, हाथ से खुदाई करेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा क्या, बल्कि इतना भी नहीं। और इससे हमारी एक और बड़ी समस्या भी हल हो जाएगी। नानकान गांव में बहुत सी औरतें हैं जो घर पर रह गई हैं, बच्चों की देखभाल के अलावा उनकी कोई आमदनी नहीं है। हम यहाँ एक अस्थायी पत्थर बीनने का केंद्र बनाते हैं। गांव की औरतों को बीनने के लिए बुलाएं। हाँ, वे बीनेंगी और कंपनी उनसे वजन के हिसाब से खरीदेगी। इससे एक तरफ हमारी कच्चे पत्थरों की सप्लाई की समस्या हल होगी और दूसरी तरफ गांव वालों की अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। दोनों का फायदा होगा, यही लंबी अवधि का सही रास्ता है। यूशिया, अरे चाची भाभीओ, हमारी फेंगशी ज्वेलरी ने नदी मोड़ के पास नया पत्थर बीनने का केंद्र खोला है। कल से आप सब जो भी पत्थर बीन कर लाएंगी, अगर जांच में वह जेड का कच्चा माल निकला तो कंपनी उसे वजन के हिसाब से ऊंचे दाम पर खरीदेगी। उसी दिन भुगतान होगा, जरा भी बकाया नहीं रहेगा। अरे बिल्कुल सच है, मैं तो अपने लिन परिवार के लड़के की पढ़ाई की फीस की कसम खाकर इसकी गारंटी देती हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो जैसे आसमान से गिरी नेमत है। सब लोग घर जाकर अपने औजार तैयार कर लो, कल सुबह सुबह नदी मोड़ पर मिलते हैं। चेन बुजुर्ग, जरा नजर डालिए, आज जो मैंने बटोरा है उससे कितने पैसे मिलेंगे? ये 2 टुकड़े पीली फेई हैं, चमक दमक ठीक ठाक है, और ये लाल फेई, इसका रंग काफी अच्छा है। तोलो तो पीली फेई 3 जिन, लाल फेई 2.5 जिन, कुल 520 युआन। 500 से ज्यादा, मैंने तो सिर्फ इस सुबह में ही 500 से ज्यादा कमा लिए। धन्यवाद मालिक लिन, धन्यवाद चेन बुजुर्ग। सिर्फ पत्थर बीनने में ही मत लगे रहो, गर्मी से भी बचकर रहना। थकान कैसी मालिक लिन? आप तो पूरे गांव के सबसे बड़े उपकारी हैं। गांव वालों, हाल में आप सबने इस बीनने वाले केंद्र से पैसे कमाए हैं, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बाहर के कुछ बेईमान व्यापारी हमारे गांव में आकर बहुत कम दाम लगाकर आप लोगों के हाथ का अच्छा माल ठक्कर ले गए। हाँ, कल एक मोटा आदमी जिसने सोने की चेन पहन रखी थी कहने लगा कि मेरा पत्थर बेकार है और सस्ते में मुझसे खरीद ले गया। बाद में चेन बुजुर्ग ने बताया कि उस पत्थर की कीमत कम से कम 1000 थी। यही नुकसान है जब माल की समझ ना हो, इसलिए कंपनी ने तय किया है कि आज से यहाँ मुफ्त कच्चे पत्थरों की पहचान की ट्रेनिंग चलाई जाएगी और चेन बुजुर्ग खुद आप सबको सिखाएंगे। ऐसी सतह वाले पत्थर के अंदर हरा माल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आगे से अगर कोई पत्थर खरीदने आए तो तुम लोग इसी तरीके से उसे परखना। इस महीने हमारा अस्थायी पत्थर बीनने का केंद्र और ट्रेनिंग क्लास दोनों बहुत सफल रहे। अब हर विभाग अगले महीने की काम की योजना बताइए।
खदान वाली तरफ यूया गड्ढे का बैंगनी माल अब स्थिर उत्खनन के दौर में आ गया है। अगले महीने में एक नई सुरंग खोलने की तैयारी में हूँ। इससे उत्पादन लगभग 30% बढ़ने की उम्मीद है। जांच विभाग ने 5 नए प्रशिक्षु रखे हैं। अगले महीने से वे साधारण माल की जांच खुद करने लगेंगे तो मेरा दबाव काफी कम हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स की तरफ मुख्य सड़क बनकर तैयार हो गई है। मैंने कुछ बड़ी सुरक्षा कंपनियों से बात की है। आगे से सारे ऊंची कीमत वाले कच्चे पत्थर हथियारबंद सुरक्षा के साथ भेजे जाएंगे ताकि कोई चूक न रहे। लाइव स्ट्रीमिंग विभाग अगले महीने म्यांमार जेट फेस्टिवल का एक खास शो करेगा। लक्ष्य है बिक्री 1 करोड़ से ऊपर ले जाना। बहुत अच्छा, सब कुछ साफ सुथरा और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। फेंगशी ज्वेलरी अब जाकर सच में एक तेजी से चलने वाली बारीक मशीन जैसी लग रही है। मैं क्या इतनी रात को फोन किया है? क्या कोई जरूरी बात है? लिन फेंग, तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती हूँ। हमारी जेशिया सीरीज यूरोप के बाजार में जबरदस्त हिट हो गई है। वे विदेशी इस तरह के पूरक की रहस्यमयी आभा वाले डिजाइन के आगे बिल्कुल टिक ही नहीं पा रहे। ऑर्डर अगले महीने तक भर चुके हैं। मैंने कहा था ना, हमारा डिजाइन जरूर चलेगा। हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड के बेसल इंटरनेशनल ज्वेलरी शो के आयोजकों ने अभी मुझे औपचारिक निमंत्रण भेजा है। लिन फेंग, वह तो दुनिया के ज्वेलरी जगत का ऑस्कर है। फेंगशी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जाना, बिल्कुल जाना है। सिर्फ जाना ही नहीं, मैं बेसल के मंच पर पूरी दुनिया को फेंगशी ज्वेलरी की ताकत भी दिखाऊंगा। मेंग्याओ की तरफ से पक्की खबर आ गई है। बेसल ज्वेलरी शो शुरू होने में अब सिर्फ आधा महीना बचा है। समय बहुत कम है। मेंग्याओ पहले स्विट्जरलैंड जाएगी और वहां शुरुआती इंतजाम संभालेगी। स्टॉल और प्रचार की जिम्मेदारी उसी की होगी। और हमें यहाँ 10 दिनों के अंदर ऐसी बेहतरीन प्रदर्शनी वस्तुओं का एक सेट तैयार करना होगा जो पूरे शो में धाक जमा दे। जिशिया सीरीज भले अच्छी है लेकिन आखिरकार वह मिड से हाई एंड प्रोडक्ट ही है। बेसल जैसी दिग्गजों वाली जगह पर अवार्ड जीतने के लिए उसका वजन अभी कम पड़ेगा। तो फिर क्या करें? अभी खदान में जाकर सबसे बढ़िया माल निकालना भी अब वक्त पर नहीं हो पाएगा। वांचिंग, क्या तुम्हारे मन में कोई आइडिया है? फेंग भैया, चेन बुजुर्ग, असल में इस दौरान मैं एक बिल्कुल नई सीरीज के बारे में सोच रही थी। इस डिजाइन सीरीज का नाम मैंने रखा है ओरिएंटल दिव्य आभा। ये तो सचमुच कमाल की रचना है। ड्रैगन फीनिक्स जैसे उन्मुक्त और रॉब ऐसा कि पर्वत नदियां भी छोटी लगे। वांचिंग, ये डिजाइन तो लाजवाब है। अफेंग भैया, हमारे चीनी जेड को तो हमारे अपने चीनी टोटम से ही सब पर छाप छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो फिर पूर्वी दिव्य आभा ही रखेंगे। हम बासल जाकर बड़ा इनाम जीतेंगे। धीरे और भी धीरे। यहाँ जड़ाई में आधा मिलीमीटर की भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये ड्रैगन की आंख है, जरा सी चूक हुई तो इसमें जान ही नहीं रहेगी। चेन साहब, आप निश्चिंत रहिए। ये काम मैं 30 साल से कर रहा हूँ, जरा भी गलती नहीं होगी। कमाल का सुंदर है। कागज पर जब मैंने इसे बनाया था उससे भी 100 गुना ज्यादा खूबसूरत। बिटिया, इस पूरी श्रृंखला में चीनी पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक ज्वेलरी डिजाइन की सोच का ऐसा मेल है कि सच में कारीगरी बेमिसाल है। मैं दावे से कहता हूं ये बासेल ज्वेलरी शो में जरूर गोल्ड अवार्ड जीतेगा। हेलो एवरीवन, फेंगशी ज्वेलरी के एक्सक्लूसिव प्री लॉन्च लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों और विदेश में मौजूद हमारे प्यारे फैंस, आज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारे चीनी जेट की बस एक छोटी सी झलक है। 3 दिन बाद स्विट्जरलैंड के बासेल में फेंगशी ज्वेलरी असली पूर्वी चमत्कार लेकर दुनिया को हैरान कर देगी। क्या आप उस मशहूर पूर्वी दिव्य आभा को देखना चाहते हैं? हमारे लाइव रूम से जुड़े रहिए। बासेल में मिलते हैं। शाओलिन, पूर्वी दिव्य आभा की पूरी प्रदर्शनी खे पैक हो चुकी है। बक्से में जीपीएस ट्रैकिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम है। जबरदस्ती तोड़ा गया तो अंदर का संक्षारक द्रवजेट को बर्बाद कर देगा। फेंग भैया, मैं अपने 6 सबसे चुने हुए लोगों को लाया हूँ। 24 घंटे सख्त सुरक्षा रहेगी। नानकान से यांगून एयरपोर्ट और फिर स्विट्जरलैंड तक। ये बक्सा एक पल के लिए भी मेरी नजर से ओझल नहीं होगा। आकुन दाइये, इस बार बासेल में तीनों बड़े परिवारों के लोग भी जरूर होंगे। हम खुले में हैं, वे छिपकर चलेंगे। जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने रास्ते में हाथ डालने की हिम्मत की तो मैं उन्हें लौटने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने 3 वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट रूट तय किए। कोई अचानक हालात बन भी जाए तब भी प्रदर्शनी का सामान सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। अब कोई चूक नहीं होगी। चलो निकलने की तैयारी करो। पानी का बहाव धीमा हो गया है। जब हम स्विट्जरलैंड से लौटेंगे तब ऊपर की धारा से शायद एक और खेप बहकर आ जाए। नदी से मिले कच्चे पत्थरों पर पहले से निशान लगा देने होंगे। ये नदी तो हमारी असली दौलत का खजाना है। फेंग भैया, मैंने नए मिले उन नदी मोड़ों को चिन्हित कर दिया है जहां कंकरीला तट बन सकता है। जैसे ही हम लौटेंगे तुरंत लोगों को नीचे की जांच के लिए भेज देंगे। अगले सीजन की नई सीरीज की प्रेरणा इसी नदी से लेते हैं जिसने फेंगशी ज्वेलरी को जन्म दिया। इसका नाम होगा स्रोत। स्विट्जरलैंड के साथ टाइम डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ रात 8 बजे प्राइम टाइम में लाइव शुरू करेंगे। बासेल वाला वही शानदार हाई एंड माहौल पूरा का पूरा दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पूरे इंटरनेट के फैंस हमारी फेंगशी की शान देखें। सभी गाड़ियां ध्यान दें, कल सुबह ठीक 6 बजे रवाना होना है। रूट प्लान ए रहेगा और हर समय संपर्क खुला रखना। जो भी गड़बड़ करेगा उसे मैं अपनी छड़ी से सीधा कर दूंगा। अफेंग, थोड़ा पानी पी लो। तुम सबको इतना जोश में देखकर भाभी का दिल सच में खुश हो गया। शुरुआत में मैं अकेला नदी में पत्थर टटोलता था। पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता था। और आज अपने खनन क्षेत्र, प्रोसेसिंग फैक्ट्री, डिजाइन टीम और लॉजिस्टिक्स सिक्योरिटी तक हमारे पास है।
ये सफर आसान नहीं था, लेकिन खुशनसीबी से मुझे तुम सब मिले। अगर चेन साहब की पैनी नजर ना होती, वांछिंग के जादुई हाथ ना होते, आंखों की जान की बाजी लगाने वाली वफादारी ना होती, वे की जी जान से की गई पुकार ना होती, और दाइये व शीजी का चुपचाप सहारा ना होता, तो आज का फेंगशी ज्वेलरी भी ना होता। ये जाम मैं आप सबके नाम करता हूँ, फेंगशी के नाम और हमारे भविष्य के नाम। इस रास्ते पर चलना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं रहा। बासिल मैं आ रहा हूँ। तीनों बड़े परिवार अपनी गर्दनें साफ करके इंतजार करो। मेरा दौर तो अभी बस शुरू हुआ है।